इमोरल होगा। क्योंकि हायरार्की में आप इसको किसी तरह से भी देख लें, जो मैंने पुराना आपको सिखाया उसके हिसाब से भी देखें, हायरार्की जो है वो क्या कर रही होती है। हायरार्की में कोई मीन्स होता है, कोई एंड होता है। हर एक उसका जो ग्रुप का जो हर एक इंडिविजुअल है वो एंड नहीं होता। और मीन्स बनाना, कोई भी चीज अगर साधन बनाई जा रही है, अपने आप में साध्य नहीं है, तो वो किसी भी थ्योरी से देखें वो इमोरल है। कार्ल मार्क्स में भी इमोरल है। और इस बेस पर उसने बताया, उसने कई चीजों को बहुत ही सरलीकरण कर दिया है, सिंप्लीफिकेशन किया है। क्या सिंप्लीफिकेशन किया है कि जो दुनिया में जो कष्ट है ना, जो दुख है, भाई आइडियल वर्ल्ड, हमेशा किसी से पूछो कि आइडियल वर्ल्ड कैसा होगा, पेनलेस या पेनफुल, कोई भी जवाब देगा सर इसमें क्या पूछने की बात है, ये तो पेनलेस जो दुनिया है, पीड़ा रहित जो दुनिया है, वही आदर्श होना चाहिए, वही आइडियल होगा। तो वो कह रहा है कि जितने भी पेन हैं वो एक्चुअल में अलग अलग वजह नहीं है, उनकी वजह एक ही है। जैसे पेन हो सकता है स्त्रियों का दमन, दलितों का दमन, या किसी पुरुष का दमन। ऐसा हमेशा ही क्यों समझा जाए कि स्त्रियों का ही दमन है। थर्ड जेंडर, थर्ड जेंडर की तो गिनती ही नहीं है। आप कुछ भी कह लें, कैसे भी कहीं, गरीब अमीर का। वो कह रहा है कि देखो दो ही वर्ग हैं, हैव्स और हैव नॉट्स। ना कोई पुरुष स्त्री का दमन करता है, ना कोई सवर्ण दलित का दमन करता है। ये सब बेकार की बात है, क्योंकि अगर आप इस चक्कर में पड़ेंगे तो फिर एंडलेस है ये। सीधे समझें, दो ही वर्ग हैं। कौन कौन से? हैव्स और हैव नॉट्स। एक वो जिनके पास संसाधन है, जिनके पास जो कल मैंने बताया था कि दुनिया जैसे जैसे बढ़ रही है उसमें मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है, क्वांटिटी चीजों की बढ़ रही है, जैसा कि मैंने कल आपको डिटेल में समझाया। वो क्वांटिटी कुछ लोगों के हाथ में आ जाती है, वो हैव्स हो जाते हैं। और जो दूसरे लोग जिनकी बड़ी संख्या है, जिन तक वो संसाधन और वो क्वांटिटी नहीं पहुंची, वो क्या हो जाते हैं? हैव नॉट्स। तो स्त्री पुरुष का दमन नहीं करता। कोई जगह ऐसी हो सकती है जहां पर शक्ति जो है स्त्री के हाथ में हो, तो पुरुषों का दमन करेगी। और ऐसा हम प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। कोई ऐसा घर हम देख सकते हैं, कोई ऐसा घर जहां पर जो कंट्रोल पावर है वो किसी स्त्री के पास है, तो फिर वो उसी रोल में है, वो दमनकारी या एक्सप्लॉयटेशन के ही, एक्सप्लॉयटेटर के रोल में है। तो ये मैटर ये नहीं है कि स्त्री कमजोर है या पुरुष कमजोर है या दलित कमजोर है। इसी तरह हम देखेंगे बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे गांव या एरिया हैं जहां पर जो मेन हेजेमनी है वो दलितों की है, तो वो एक्सप्लॉयटेटर हो जाते हैं, वो अन्याय करने वाले लोग हो जाते हैं। तो कोई मैटर ये फिक्स नहीं है कि पुरुष खराब होते हैं या ये खराब होते हैं, वो अच्छे होते हैं, ये बेकार की बात है। जिसके पास भी पावर होगी, सत्ता होगी, शक्ति होगी, और जिसके पास नहीं होगी, उन दोनों का रिलेशन एक्सप्लॉयटेटर और एक्सप्लॉयटी का होगा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? यस जी सर। सर। ये सर। और आप लोग अपने इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं। अब पता नहीं कैसे, जैसे कि कई स्कूल होते हैं जहां पर, या कोई हमारे यहाँ स्कूल में एक सेक्शन था जो एक अच्छा सेक्शन माना जाता था क्लास का ही, उसमें इत्तेफाक से लड़कियां ज्यादा थी और लड़के कम थे। ऐसा कम होता है, रेयर ही होता है, बट ऐसा था वहां पे। और कोई नया लड़का तो मतलब बिल्कुल कोई लड़का अगर आ रहा है उस सेक्शन में, एडमिशन हुआ उसका, क्योंकि सेक्शन अच्छा माना जाता था पढ़ाई में, तो वो माइनॉरिटी हुआ करता था वो लड़का, है ना। और काफी ज्यादा अंतर था, मेरे ख्याल से 40-45 की स्ट्रेंथ थी क्लास की, तो 40 लड़कियां और मैक्स ज्यादा ज्यादा 4-5-6 लड़के। तो बुली हुआ करती थी लड़कियां, ठीक है, क्योंकि वो उनकी मेजोरिटी है। और ऐसा हम 50 हर जगह देख सकते हैं। जो हमारे नेता महिला, हमारे चाहे वो सीएम हो या पीएम हो या कोई हो,
ये जो है ना, शक्ति के अंदर जो ताकत है उसके अंदर ही एक नशा है। अब वो शक्ति किसके पास है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका ये कहना है कि क्रांति की रिक्वायरमेंट है। क्रांति क्या करती है? क्रांति जो गुणात्मक परिवर्तन है वो सब तक पहुंचाने का प्रयास करती है। तो दो परिवर्तन मैंने आपको बताए थे कल, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटिव। तो क्वांटिटिव तो नेचर में होता ही रहता है, क्वांटिटीज बढ़ती रहती हैं। बट क्वालिटेटिव लाइफ या क्वालिटेटिव चेंज तब होता है कि उसका जो वितरण है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब तक पहुंचे, जो कि हो नहीं पाता। उसको रोक लेते हैं जो हैब्स हैं। और वो तब होगा, वो तभी पॉसिबल है जब क्रांति होगी। क्रांति एक साधन है। क्रांति एक्चुअल में अपने आप में एंड नहीं है, वो एक साधन है कि ताकि वो जो गुणात्मक परिवर्तन है वो सभी लोगों तक पहुंच जाए। पर क्रांति के बीच में बाधा बहुत है। क्रांति ना हो इसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है हैब्स ने या हैब्स क्लास ने। और जो भी हैब्स हो, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर है उसके अंदर, और उनको कौन कौन से स्ट्रक्चर है बताओ। कल हमने कुछ बात भी की है, जो क्रांति नहीं होने देते उनका अपना योगदान यही है कि वो लोगों के अंदर क्रांति नहीं होने देते। बताओ। मैरिज, रिलीजन। यस। तो बहुत बड़ा रोल है इसमें रिलीजन का, बहुत बड़ा रोल है स्टेट का। सोसाइटी इस ढंग से बनाई जाती है, लिटरेचर ऐसे ढंग से बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको मजाक में एक क्लास में बताया था, मुझे याद आ गया कि घर में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, दो को टॉफी मिल गई है। टॉफी आई तो थी, 5 बच्चे हैं, 5 टॉफी आई थी, बट दो लोगों के पास वो सारी टॉफियां हैं। बाकी जो 3 हैं वो टॉफी से वंचित हैं, चॉकलेट से वंचित हैं। तो अगर लिटरेचर लिखा जा रहा है, लिखने की ताकत भी दो ही लोगों के पास है, उनके पास संसाधन ज्यादा है। कविताएं लिखी जा रही हैं, कोई धार्मिक किताब लिखी जा रही है, तो जिनके जो हैब्स हैं उन्हीं की तरफ से लिखी जाएगी। तो हमेशा कहेंगे कि क्रांति नहीं करनी चाहिए, हिंसा बहुत गंदी चीज है, और आपको शांति से बात करनी चाहिए। ये शांति की बात कौन करेगा? ये दो लोग जिनके पास टॉफी हैं ऑलरेडी, 5 लोगों की, या बाकी के 3 लोग? शांति किसको चाहिए, किसके लिए ठीक है बताओ, किसके पक्ष में है शांति? जिनके पास संसाधन है। जिनके पास संसाधन है। और वो इसको इतना प्रचारित करेंगे कि शांति बहुत बड़ा मूल्य है, अहिंसा बहुत बड़ा मूल्य है, बातचीत से चीजों को समाधान करना चाहिए। टाइम लगेगा बट होगा। बहुत बातचीत हुई, लगा कि मामला गड़बड़ हो रहा है, तो इनके पास 5 लोगों की संपत्ति इन 2 लोगों के पास है, पर लगा कि यार गड़बड़ हो सकता है, तो उनको कहा गया कि भाई देखो, एक छोटा सा टुकड़ा हम रख दे रहे हैं, इसको बार बार लोग आके देखें या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट। कि वैसे तो 2-3% लोगों के पास भारत की पूरी प्रॉपर्टी है, तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में उनको एक सांत्वना पुरस्कार दे देते हैं बाकी लोगों को, कि भाई देखो तुम्हें भाई क्या करना है, तुम्हें भोजन ही तो चाहिए ना, तो हम तुम्हें राशन की दुकान पे भोजन दे रहे हैं, 1 रुपए और 2 रुपए और 3 रुपए अनाज मिल रहा है आपको, 40-45 रुपए में महीने भर का अनाज है आपके पास। इस तरह से करके कुछ वेलफेयर दे दिया जाता है। बीमार हो जाते हो, ठीक है, तुम स्कॉट हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ये जो जिला अस्पताल है वो है, 1 रुपए में आप इलाज करा रहे हो। कहने का मतलब है, इस तरह के, इसको हम कहें कि झुंझुना दे के, या इसको खाली एक तरह से फुसला के उनको शांत किया जाता है। बट कई बार इससे भी शांति नहीं मिलेगी, तो क्या कर दिया जाएगा, इसका लिटरेचर या धर्म इसका इस्तेमाल करेगा, उनको बताएगा, तरह तरह से बताएगा। और कई बार तो भगवत गीता जैसे पुस्तक को का या तो उसको छिपा दिया जाएगा, या उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होगा जिसमें खून खराबा वगैरह बता दिया जाएगा। जैसे गांधी कहते थे कि ये आंतरिक हुआ था, ये युद्ध हुआ ही नहीं था। जो महाभारत का युद्ध हम लोग ने सुना है, वो युद्ध कभी हुआ ही नहीं था गांधी के अकॉर्डिंग। वो अंदर हमारे जो ये जो कौरव पांडव हैं वो हमारे मन के दो
पार्ट हैं, अच्छा और बुरा मन और वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरी गायब कर दी। या वैसे भी हम देखें तो जितना हमारे यहाँ मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, अपने घरों की बात कर रहा हूँ, जितना हमारे यहाँ रामचरितमानस या इस तरह का सम्मान है पूजा घर में रखने का, भगवत गीता का उस ढंग से नहीं है। मतलब मैं विरोध नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि विरोध है, बट मैं कंपेयर कर रहा हूं। या आम तौर पर आप आपने सुना भी होगा वो जो पोस्टर होता है जिसमें श्री कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को, युद्ध की भूमि में खड़ा है, उसको भी मैंने सुना है कई लोग अपने ड्राइंग रूम में, या मतलब उसको बहुत ज्यादा उसको लगाने के पक्ष में नहीं होते। ऐसा है या नहीं, बताओ? जी। ऐसा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, वो गलत भी हो सकता है बट मेरा ऑब्जर्वेशन है ये। ठीक है, और हेलो, तो क्रांति इतनी बुरी चीज नहीं है, कार्ल मार्क्स समझा रहा है, क्योंकि बुरी इसलिए लग रही है, कॉमन सेंस में भी बुरी इसलिए लग रही है क्योंकि इतनी बार हमें सिखाया गया है। क्योंकि जो हिंसा है वो हिंसा हो रही है और हजारों साल से हो रही है। वो जो हैब्स हैं वो हिंसा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ही फैलाया है कि हिंसा करना बुरा है, क्योंकि वो उनके पक्ष में नहीं है। जब एक्सप्लॉइट किसी को किया जा रहा है, किसी का हक मारा जा रहा है, जब चीजें एकुमुलेट की जा रही हैं जरूरत से ज्यादा, तो हिंसा हो रही है। उसको पता है कि किसी का हक मारा जा रहा है, बट उसको वो हिंसा नहीं मान रहे। और ये जो बाहरी दिख रहा है, जो एक ही साधन है और कोई साधन है ही नहीं, उसको हिंसा माना जा रहा है। और इस तरह की किताबें लिखी जा रही हैं, राज्य ऐसे रूल बना रहा है जिसमें राज्य भी किसके पक्ष में है? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग बताओ, स्टेट किसके पक्ष में है? हैव्स के या हैव्स। हैव नॉट्स के? हैव्स के। तो देखने में आपको लगेगा कि अरे ये तो वेलफेयर कर रहा है, और हजारों लाखों, जैसे मैंने बताया आपको कि भारत जैसा स्टेट भी दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी स्कीम लेकर आया हुआ है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें मिड डे मील भी आता है और चीजें भी आती हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी भूखे लोगों को खाना खिलाने का की स्कीम है। तो लग तो रहा है कि भाई वेलफेयर तो इतने लार्ज स्केल पे वो कर रहा जा रहा है, लगभग 80 करोड़ लोगों को उसका फायदा है। 80 करोड़, बहुत सारे कंट्री की तो, मतलब पूरा पूरा कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन नहीं है इतनी। लेकिन आप इसके असली चरित्र को देखें। एक जगह माइनिंग का पता चला कि यहाँ पर कोल है या कॉपर है या किसी भी तरह की वहां पर कोई भी रिसोर्सेज हैं, इस और वहां के लोकल लोग वो अपनी जगह कुछ खाली नहीं करना चाहते, क्योंकि हजारों साल से वो रह रहे हैं, और कोई जगह अपनी, आप समझ सकते हैं कि आसान नहीं है। जगह केवल वो खाली वो फिजिकल स्पेस नहीं होती है, उसमें हमारा बड़ा इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है। हम कंफर्ट होता है वहां पर हमारी बहुत सारी चीजें इन्वेस्टमेंट है हमारे, खासतौर पे इमोशंस तरह तरह के। पर वो खाली कराया जा रहा है। खाली किससे कराया जा रहा है? हैव नॉट से। किसका इस्तेमाल कर रही है? पुलिस का, फौज का, सीआरपीएफ का। ये सीआरपीएफ और पुलिस वाले क्या हैव से आते हैं, हैव नॉट से आते हैं? भाई 30-35 हजार रुपए की सैलरी के लिए जान देने और लेने पे जो सीआरपीएफ वाला जवान खड़ा है, वो मुकेश अंबानी या हैव्स वाले क्लास से आता है या हैव नॉट्स वाले क्लास से आता है? बताओ। हैव नॉट से। मतलब हैव गेम नॉट देखें सर। आप, गेम देखें, फुल 100% प्रॉफिट वाला गेम है। जगह खाली होती है तो हैव्स को फायदा है, नहीं होती है इस बीच में संघर्ष होता है, मारे जाते हैं। आपने अखबार में देखा कि कोई नक्सल एरिया है जहां पर बम से 10 जवानों को मार दिया गया, पुलिस के या सीआरपीएफ के। तो इसमें मुकेश अंबानी या अडानी या वेदांता या इनका कोई थोड़े ना कोई मर गया है। फिर स्टेट बात करता है कि आपके अंदर ना जज्बा होना चाहिए राष्ट्र के लिए, भारत माता की जय, और इसके लिए आपको सेना में जाना चाहिए। सेना है,
सेना में कौन जाता है, किसके बच्चे जाते हैं सेना में? क्या ये जो क्या नाम, प्रतीक अंबानी नाम है, नहीं, आकाश अंबानी। आकाश अंबानी ने क्या कोई सीडीएस या कोई दौड़ा होगा कि हमें हमें फौज में भर्ती हो जाए? लगता है आपको? बताइए, संभव है? नहीं सर। ये सब हमारे आपके बच्चे, और इनको सपना ही ऐसा दिखाया जाता है, पूरा लिटरेचर ऐसा तैयार किया जाता है जिसमें लगता है कि राष्ट्र बहुत जरूरी है, हम रहे ना रहें, भारत माता तुम रहो। और ये सीख जो है, जितने गरीब क्षेत्र होते हैं इकोनॉमिकली, उनमें ज्यादा होती है। तो आप देखेंगे पूरा उत्तर प्रदेश, उसमें भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बड़ी संख्या में फौज में लोग शामिल होते हैं। और कोई युद्ध वुद्ध होता है तो राष्ट्रवाद का नारा इन क्षेत्रों से ज्यादा लगता है। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर राष्ट्र ने उनको कुछ दिया हुआ नहीं है, या मिनिमम दिया है। आप पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश देखें, सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे, जो लोअर क्लास के सेना में लोग हैं, या सीआरपीएफ में हैं, या बीएसएफ में हैं, बड़ी संख्या में आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मिलेंगे। और उसको अच्छा माना जाता है। मतलब एक तो जॉब तो हर तरह की जॉब है, बट इसमें हर तरह का प्रेस्टीज है, सोशल भी, और उस फैमिली का। और अगर उस बीच बाई चांस वो शहीद हो जाए तो और भी अच्छी बात मानी जाती है। और ये सारा प्रोटेक्शन किसका कर रहे हैं? ये सारा प्रोटेक्शन किसके हितों का कर रहे हैं? हैब्स के हितों का कर रहे हैं। ये हैब्स के हितों का ही प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अगर पार्लियामेंट की रक्षा मारे जा रहे हैं लोग, या कैसे भी किसी भी तरह से जो लड़ रहे हैं, चाहे वो पुलिस के लेवल पर या फौज के लेवल पर, एक्चुअल इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका है? हैब्स का। दंगे ना हो, फसाद ना हो। तो देखिए, कार्ल मार्क्स को स्टैब्लिश करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी हमने गांधी को खत्म किया है। बट मैं कोशिश करूंगा कि आप जस्टिफाई कर सकें कि वो क्या कह रहा है। हिंसा एक साधन है, और साधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि दूसरे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं। आपको पता है, भारत जैसे देश में लगातार पिछले 30 सालों में, आफ्टर खासतौर पे ये जो हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, बड़ी संख्या में ज्यादा खाने या गलत सारा बहुत सारे खाने की वजह से लोग बीमार हैं और मरते हैं। वहीं पर बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो इनके पास भोजन नहीं है, इसलिए मर जाते हैं। तो सारा खेल डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ होने का है। संसाधन आज भी भारत जैसे देश में भी बहुत ज्यादा हैं, बट दिक्कत क्या है कि वो 2, 3, 4% लोगों के पास बहुत बड़ी दौलत है, बाकी लोगों के पास बहुत कम में बहुत सारे लोग हैं। और वो हिंसा ही है। बट जब हिंसा करता है एक हैव नॉट्स का वर्ग, तो उसको कई लोग, लिटरेचर और दुनिया और भारत का कानून और दुनिया के तमाम कानून, उसको गलत कहते हैं। बात ये है। बात समझ में आ रही है? जी। और इसमें बड़ा रोल, सबसे ज्यादा असर धर्म का है। तो धर्म एक्चुअल में पूंजीपतियों के ही कब्जे में है। आप तमाम बड़े, मुझे मैंने तो ऑब्जर्वेशन से भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है, हालांकि मैं सीख ही रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं पता। बट मुझे पहले का ख्याल है, चारबाग स्टेशन पे उतरो, रेलवे स्टेशन पे, और आसपास ना बहुत सारे तरह के होटल हैं, बहुत सस्ते से लेके 5 स्टार, और अब तो और भी ज्यादा 7 स्टार तक होटल है। और वहीं चारबाग से आप थोड़ा रोड क्रॉस करो, 4, 5 धर्मशाला हैं। मेरे ख्याल से अब भी 10 रुपए होगा वहां पर, या 50 रुपए होगा रुकने का, ज्यादा से ज्यादा। एक जमाने में तो 5 ही 10 रुपए थे। और ठीक ठाक व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि मतलब, ऑफ कोर्स 5 स्टार नहीं है वो, बट जैसे हम आप लोग हैं वैसे रहने भर की अच्छी व्यवस्था है 10 रुपए में। तो धर्मशाला हैं बहुत सारे। मुझे हमेशा लगता था, और धर्मशाला पे बड़े बड़े लिखे हैं, फलाना अग्रवाल, फलाना जैन, है ना, उनके द्वारा निर्मित। मुझे हमेशा लगता था कि यार ये कितने सच में बड़े, बहुत बड़े दिल के लोग हैं यार, क्योंकि इस जगह पे जमीन की कीमत जो है वो हमेशा से महंगी थी भाई, रेलवे स्टेशन के जस्ट अपोजिट।
लेकिन उन जगहों पर ये कमर्शियल या उसका उस तरह से देखने की जगह इन्होंने धर्मशाला बना दी है, और जाहिर सी बात है ये वेलफेयर के लिए ही है। पर थोड़े से बड़े हुए तब समझ में आया कि यार देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये धर्मशालाएं उन्हीं लोगों की है जो शहर में सबसे ज्यादा ब्याज पे पैसे देने वाले लोग हैं, या तरह तरह के जमाखोरी में शामिल रहे हैं, आज ही नहीं बहुत पहले से। बड़े बड़े उनके गोदाम हैं डिफरेंट, जिसमें मेन काम जमाखोरी का है। जब भी क्राइसिस होती है किसी चीज की, तो जो भी आटा चावल दाल तेल वगैरह वगैरह, जमाखोरी का, क्योंकि जमाखोरी में ज्यादा फायदा है, आप समझ सकते हैं। और एक तरफ वो वेलफेयर भी कर रहे हैं। आप मंदिरों में जाएं तो आप जो हैं, अभी जितने भी 50-100 साल के अंदर मंदिर बने हैं, तो आप देखेंगे बड़े बड़े शिलालेख होते हैं, उस पर लिखा होता है कि इन्होंने इन फलाना ने 1 लाख रुपए दान किया। ये पंखे तक पे लिख देते हैं पंखे की पंखुड़ियों पर लिखा होता है भेंट द्वारा स्मृति चिन्ह के रूप में। ये जरूरी है। धर्म ही एक ऐसा एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है राज्य के बाद, जो लोगों के ऊपर बहुत असर रखता है, और इसको चलाने में बहुत बड़ा योगदान है पूंजीपतियों का। क्योंकि अगर ईश्वर की आराधना करनी है, मुझे खुदा की इबादत करनी है, तो उसके लिए मुझे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत सुंदर चमचमाती बिल्डिंग हो, ऐसी जरूरत तो नहीं है। पर अच्छा तब होगा जब भव्य मंदिर होगा, मतलब जिसकी हम परिभाषा देते हैं, कण कण में बोलना भी अधूरी बात मुझे लगती है, कि मतलब उसके बाहर हम हो ही नहीं सकते। ईश्वर के बाहर हम हो ही नहीं सकते, इसलिए बात करना बेकार है। ईश्वर के बाहर हम हो नहीं सकते। जैसे मछली को कहा जाए कि दिखाओ पानी कहाँ है, तो दिखाओ वो कैसे बोलेगी? मछली पानी से बाहर निकल जाए तब तो दिखाएगी। ये जो कुछ भी है, वो मतलब उससे हम और हम उससे दोनों आपस में अलग है ही नहीं, तो कैसे दिखाया जा सकता है? उसके लिए इतने भव्य मंदिर बनाए जा रहे हैं और भव्य मस्जिद, और लड़ाइयां हैं। रीजन क्या है? इसके पीछे कैपिटल है। और जो कैपिटलिस्ट हैं, वो तरह तरह के आयोजन करके धर्म का जो नशा है, जो अफीम है, अफीम क्या काम करती है? कुछ समय के लिए, जब तक उसका असर रहता है, पेन का एहसास नहीं होने देती, दर्द का एहसास नहीं होने देती। एक वो छद्म अवस्था में ले आती है, एक फॉल्स कॉन्शियस क्रिएट कर देती है। फॉल्स कॉन्शियस समझ रहे हो? फॉल्स कॉन्शियस समझ रहे हैं ना आप लोग? कल बात हो चुकी है शायद। अवास्तविक दुनिया क्रिएट कर देती है आपके आगे। ठीक है? तो इसीलिए कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा है। वो क्या कर रहा है, धर्म क्या कर रही है, और धर्म चला रहे हैं हैव्स। क्योंकि धर्म चलाने में खर्चा है, जिस तरह का धर्म चलाया, जिस तरह का धर्म हम दुनिया समझती है। एक धर्म तो मैंने बताया कि ईश्वर और हम में इतना मतलब दो है ही नहीं, हम उसी में समाये हैं, वो हम ही में समाया है। तो वो उसके लिए कोई स्ट्रक्चर बनाने की, और हम जो भी कर रहे हैं वो हम उसी की तरफ कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो हमें चुन लेना चाहिए कि क्या चीजें अच्छी हैं। तो खैर, धर्म जो है वो सबसे बड़ा नशा है। कल मैंने बताया आपको कि भागवत रस, भागवत कराना, अगर आप एक ठीक ठाक स्केल पे करा रहे हैं, तो लाखों रुपए की आवश्यकता होगी। वो जाहिर सी बात है, वो आपको तुरंत फायदा नहीं दिखाई देगा, बट उसके सोशल फायदे हैं। क्या सोशल फायदे हैं? पहली बात, तुरंत का फायदा तो ये है कि लोग जानेंगे कि भाई फलाना साहब जो हैं वो मतलब बड़े धार्मिक आदमी है यार। वो धार्मिक आदमी की इज्जत है भारत में चाहे वो किसी भी धर्म के धार्मिक हो। नंबर वन। नंबर टू, इसके लार्ज फायदे ये हैं कि एक गरीब आदमी जिसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, वो भी एकदम भक्ति रस में मस्त है। वो भूल गया है कि उसकी गरीबी जो है उसके पिछले जन्म के काम की वजह से नहीं है, जो धर्म बता रहा है। वो गरीबी इसलिए है कि ये जो धन्ना सेठ है, इसके पास ज्यादा जमा कर लिया है इसने, और वो लगातार वो इस मोड में है कि वो ज्यादा ज्यादा कमाएगा। ना केवल ये कमाएगा, आने वाली पीढ़ियां इसकी कमाएंगी, और मेरी पीढ़ियां चाहे वो मेहनत चाहे जो कर लें, एक लेवल के बाद जीने खाने के अलावा वो कुछ और जमा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के रिवोल्यूशन को खत्म करने के लिए साधन के तौर पर हैं, और जो जो साधन हैं, इनको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर।
कार्ल मार्क्स क्या बोल रहा है इनको? सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिनकी जरूरत नहीं है, एक्चुअल में जरूरत नहीं है, उनको क्रिएट कर दिया गया है ताकि ये एक्सप्लॉयटेशन का जो का जो तरीका है वो चलता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, सालों साल। ऑल आर सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर कौन है? कल मैंने बताया, धर्म, विवाह इत्यादि। एक्चुअल नीड नहीं है इनकी, बट जिस तरह की व्यवस्था है उसको चलाए रखने के लिए ये एक फॉल्स कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। और जब राज्य है, जब वेलफेयर करता है, वो एक बहुत बड़ा फॉल्स कॉन्सेप्ट है कि हम आपके लिए हैं। बात समझ रहे हैं आप? बोलो। अरे रिस्पॉन्स करते रहो भाई। जी सर। यस। तो जो भी हैव नॉट्स हैं, मान लो स्त्रियां हैं, तो उनको बताया जाएगा कि आप देवी हैं, आपकी बड़ी इज्जत है, और मतलब वही स्पेशल ट्रीटमेंट। मैंने आपको किसी और क्लास में भी बताया था, जहां भी स्पेशल ट्रीटमेंट है वहां इक्वलिटी नहीं है। अब स्पेशल ट्रीटमेंट नीचे करने के लिए हो या ऊपर करने के लिए हो, जबकि जो सस्टेनेबल तरीका है, जो एक्चुअल तरीका है, वो इक्वलिटी का है। कोई जरूरत नहीं है समाज ऐसा बनाए जिसमें स्त्रियों की इज्जत होती हो, ये बात ही गड़बड़ है। वृद्धों की इज्जत होती हो, या वगैरह वगैरह इस तरह की बातें हों। दरिद्र नारायण, गांधी ने कहा। दरिद्र नारायण कैसे हो सकता है? नारायण तो हमारे ईश्वर हैं, और ईश्वर का मतलब मैंने बताया था, जो ऐश्वर्य उसका पहला गुण है, भव्यता उसकी पहला पहला गुण है ईश्वर का। गांधी कह रहे हैं दरिद्र नारायण। दरिद्रता और नारायण कोई रिलेशन नहीं है, फॉल्स कॉन्सेप्ट है। स्त्री देवी है, फॉल्स कॉन्सेप्ट है, या इस तरह की और सारी बातें। तो उसकी जगह क्या है? क्योंकि जैसे आपको अगर देखिए किसी को एक्सप्लॉइट करना है, खासतौर पे इमोशनल, तो उसको महान बनाना पड़ेगा। जितना आप महान बना देंगे, उसका एक्सप्लॉइटेशन करना, इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन करना उतना ज्यादा आसान होगा। जैसे बहुत महान है हमारे यहाँ माँ। माँ की महानता का कोई और छोर नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना होगा, मैंने कहा ना एक्सेप्टेंस इतनी जल्दी नहीं होगा, बट ये पूरी तरह से, ये जो माँ का कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तरह से एक इंसान, एक स्त्री का 100% एक्सप्लॉइटेशन है। इतना ज्यादा हमने एक कॉमन सेंस या फॉल कॉन्सेप्ट बड़ा सा बना दिया कि मातृत्व बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही इससे महान कोई चीज है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है वो माँ के आगे कुछ नहीं है, मातृत्व के आगे कुछ नहीं है। अब इससे उसको सेक्रीफाइस करना आसान हो जाएगा। एक स्त्री जिसकी तमाम संभावनाएं थी, उस समय का उपयोग करती है, वो समय लगाती, वो अपने जो एनर्जी वाला समय है जीवन का, तो पता नहीं क्या क्या बनती। बहुत अच्छी वो डांसर बनती, बहुत अच्छी वो ब्यूरोक्रेट बनती, बहुत अच्छी वो इंजीनियर बनती, पता नहीं क्या क्या संभावनाएं थी, बन सकती है। बट वो जो प्रोडक्टिव एज है उसकी, जिसमें वो कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि मां बनना और मातृत्व का होना इतना अच्छा महिमा मंडित किया गया है कि उसके लिए वो उन तमाम चीजों को बहुत ही आसानी से सेक्रीफाइस करना भी बड़ा शब्द है उसके लिए। सेक्रीफाइस को पता नहीं सेक्रीफाइस कर रही है वो, मतलब वो तमाम अपॉर्चुनिटीज को, जो कुछ भी पता नहीं क्या क्या हो सकती थी, उसकी जगह इस मंडन के कारण उसने क्या चुना, क्या होना चुना? मां होना चुना। बात समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। तो वो यस। अपनी तमाम संभावनाओं को खत्म करके, और उसमें वो बहुत ही संतुष्ट भी महसूस कर रही है, क्योंकि संतुष्टि हमारी समझ से होती है। कोई व्यक्ति कहीं भी संतुष्ट हो सकता है, कहीं भी का मतलब किसी भी
जो दूसरे की नजर में बहुत ही नरकीय जीवन है, वहां भी संतुष्ट हो सकता है कोई व्यक्ति। आपने देखा होगा, संतुष्ट हैं लोग। लोग छोटी छोटी बात पे सुसाइड कर लेते हैं एक तरफ, छोटी छोटी बातों पर, जिनके पास सब कुछ है। और दूसरी तरफ आप सड़कों पे देखेंगे जिनके हाथ पैर दोनों कटे हुए हैं, उनकी गजब की जिज्ञासा है, जीने की इच्छा है। कई बार मुझे तो लगता है, मैं, आप लोग कहेंगे कि सर पता नहीं कैसे कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है ये जी ही क्यों रहा है, क्यों जी रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जरा जरा सी बात पे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो वो जीवन कौन कैसे देख रहा है, इस पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था जो लास्ट रिसेशन हुआ 2008 का, 7-8 का, वर्ल्ड में इकोनॉमिक रिसेशन, उसमें मैंने आपको बताया था एक आईआईटी मद्रास का लड़का था। आईआईटी मद्रास के बाद उसने हार्वर्ड से कोई एमबीए की बहुत बड़ी डिग्री हासिल की, और कुछ ही समय में, मेरे ख्याल से शायद 7-8 साल में, काफी ज्यादा प्रॉपर्टी जमा की थी। उसको यूएस सिटीजनशिप भी मिल गया था। नाम मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा है अचानक, ठीक है, इंडियन था और यूएस सिटीजनशिप मिल गया था। और मतलब बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट आप समझ के रखें। और उसने काफी प्रॉपर्टी जमा की। बट इस रिसेशन में, 2008 वाले रिसेशन में, जो ग्लोबल रिसेशन था यूएस की तरफ से जो आया था, लेमन ब्रदर्स वाला वगैरह जो गड़बड़ हुआ था, उसमें उसकी प्रॉपर्टी घट के, जितनी भी थी, घट के 40% रह गई। मतलब 60% डिस्ट्रॉय हो गई उस रिसेशन की वजह से। और उसने पूरे परिवार सहित, 4 लोग थे, वो, उसकी पत्नी और 2 बच्चे या एक माँ, ऐसा ही कुछ, सब लोगों ने एक साथ सुसाइड कर, उसने सुसाइड किया पहले। उन लोगों को एक, जो तमाम आजकल तो सोफिस्टिकेटेड पॉइजन आते हैं कि आपने जुबान पे रखा और रखे, और मृत्यु में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, पेन का कुछ लेना देना है ही नहीं, मतलब सेकंड भी ज्यादा समय है मृत्यु के लिए, ऐसे तमाम पॉइजन हैं ही। उसने पहले उन तीनों को, मतलब बाकी माँ, एक बेटी और पत्नी को, वो पॉइजन दिया और खुद भी खा लिया। बाद में जब एफबीआई ने इस पूरा इंक्वायरी की, तो जो 40% बचा हुआ था, वो भी बिलियन डॉलर में था बचा हुआ। अब बिलियन डॉलर अगर किसी के पास है तो वो गरीब नहीं है वो, बट वो सुसाइड कर लिया। कह रहे अब मैं जीऊंगा कैसे, मेरी प्रॉपर्टी जो है वो 60% डिप्रेसिएट कर गई है। और दूसरी तरफ मैंने बताया, तो संतुष्टि तो कहीं भी हो सकती है और कोई भी असंतुष्ट हो सकता है। तो इन शॉर्ट ये कह रहा है, तो कार्ल मार्क्स में किसी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। कोई स्त्री होने की वजह से इज्जत नहीं पाएगी, कोई कुछ और होने की वजह से इज्जत नहीं पाएगा, और ना ही कोई इज्जत खोएगा किसी कुछ भी हो जाने की वजह से। क्योंकि सस्टेनेबल यही है, हम हमेशा किसी न किसी तरह के एक्सप्लॉइट करने के लिए ही ये सारी की सारी माया रचते हैं। तो इन शॉर्ट कार्ल मार्क्स कह रहा है कि जो भी रिवॉल्यूशन की तरफ ले जाए, वो सब ट्रू कॉन्सेप्ट्स हैं और बाकी सब फॉल्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपको सतही शांति देते हैं, सतही आपको पेनलेस स्टेज महसूस करा। सतही मतलब बहुत ही सुपरफिशियल, बहुत ही सुपरफिशियल आपको इलाज कर रहे हैं, जो जब तक आप डीप स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करेंगे। तो 2 शब्द मैंने बताया, सुपर स्ट्रक्चर, जो सोसाइटी में ये फॉल्स कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करने के लिए हैं, और डीप स्ट्रक्चर वो है जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर है। वो एक्चुअल में क्या है कि प्रोडक्शन का जो तरीका है, मीन्स है, उस पर पूरे समाज का हक होना चाहिए, क्योंकि उसी से वेल्थ क्रिएट होती है, और वो आज की तारीख में कुछ लोगों के पास ही है। और तो एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा, पेनलेस सोसाइटी बन नहीं सकती। तो कार्ल मार्क्स कह रहा है कि पेनलेस सोसाइटी सबके हित में है। वो बनाने के लिए अगर शुरू में हिंसा की जाए, तो उसके अलावा कोई चारा नहीं है, वो करनी पड़े तो वो नैतिक है, उसमें सोचने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने उसको अनैतिक बताया है, वो खुद एक्सप्लॉयटेशन के पक्ष में है, इसलिए नैतिक बताया है, कि इसलिए उन्होंने अनैतिक बताया है हिंसा को। बात समझ में आई?
बोलो। Yes, जी sir. तो ये तो कल तक की थ्योरी ही थी, कुछ नया मैंने बताया नहीं है। नया मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड में ओपन कर रहा हूँ। और एलिनेशन जो सबसे बड़ी थ्योरी है इनकी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद, क्योंकि एथिक्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब एक लिमिटेड सिलेबस है, एथिक्स पे लिमिटेड काम है। अच्छा, ये तो कुछ और ओपन हो गया। लिमिटेड काम है एथिक्स में, तो कुछ ही चीज़ें ही पढ़नी है, बाकी कभी हम किसी और संदर्भ में पढ़ेंगे। बोर्ड आपके सामने आया? अभी नहीं सर। हाँ, प्रोसेस में है, एक 10 सेकंड रुको, आएगा। आ गया सर। आ गया। तो मैं बोर्ड पे कुछ लिखता हूँ, ताकि, क्योंकि कई स्पेलिंग वगैरह लिख देना ठीक रहेगा, और आपके समझ में ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान नहीं है लिखना इस पे। तो कुछ अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, पर गलत मत लिखना स्पेलिंग वगैरह, क्योंकि ज्यादातर जर्मन नेम है, जर्मन शब्द हैं, तो वो इंग्लिश में कॉमन सेंस से आप नहीं कर पाएंगे, कहने का मतलब। सर, तो आप ट्रांसलेट कर दीजिए, बोल दीजिए ऐसे। नहीं नहीं, जर्मन शब्द का मतलब नाम वाम है ना, नाम की स्पेलिंग में लिख दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं बोल भी दूंगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। एक, तो आपने क्या क्या समझा है? पहली बात तो आपने मॉलिटी इमॉलिटी को समझ लिया है। दूसरा, मैंने आपको फॉल्स कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो मुझे जल्दी से बताओ, ताकि मैं सेटिस्फाई होकर आगे बढ़ूं कि आपके समझ में आ गया है। ये फॉल्स कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? बताएं, आयुष बताइए। बताओ। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? विक्रम बताइए। सर फॉल्स कॉन्शियस ये है जो हमें रियलिटी से दूर एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस में लेके जाता ठीक बात है। और कोई इसमें और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके कोई बताना चाहे? अगर लिखने को आ जाए 25 शब्दों में, फॉल्स कॉन्सेप्ट पे टिप्पणी कीजिए, तो क्या लिखोगे? बताओ समीर। फॉल्स कॉन्शियसनेस बेसिकली वही जो आपको रियलिटी से दूर करती है, और इंसान के अंदर जो तर्क है या जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है हाँ। उसको डेवलप नहीं होने देती। और यस। इसमें जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे धर्म हो गया या स्टेट हो गया, हम्म, ये स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं बेसिकली। बिल्कुल ठीक, बस बस बिल्कुल यही लिखना है, क्योंकि क्रांति के लिए नॉलेज का होना जरूरी है। पहले जाने तो आप कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, माँ जो है, उस स्त्री को पता ही नहीं है कि उसको बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उसकी चॉइस नहीं है। देखो, चॉइस होना एक अलग बात है। चॉइस तब होती है जब आपको नॉलेज हो और फ्रीडम हो चूज करने का। फिर भी आप चूज करती हैं, ये बहुत ही अच्छा है। बट आपको ये समझना होगा कि हमें, हमारी जो रुचियां बनाई जाती हैं, हमारे जो इंटरेस्ट बनाए जाते हैं, हमारे जो प्रेफरेंस बनाए जाते हैं, उसके पीछे एक लंबा खेल होता है। मैं आज वही बताने वाला हूं एलिनेशन में आप लोगों को। अगर आपको लगता है ना कि आपको पसंद है, आपकी खुद की पसंद है, रेड कलर आपको बहुत पसंद है, लेट्स से, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप ये बात नॉलेज से कह रहे हैं।
ये आपको इंड्यूस ना किया गया हो, सिखाया ना गया हो, समझा ना दिया गया हो सुपर स्ट्रक्चर के द्वारा, इसके चांसेस बहुत कम हैं। हिंदू धर्म आपको बहुत पसंद है, लेट्स से जरूरी नहीं है कि आप ये नॉलेज से कह रहे हो। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप कैसे कह रहे हो कि आपको हिंदू धर्म सबसे अच्छा लगता है, बताओ। तो कभी कुछ दूसरा सुनने और समझने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, पैदा हुए यहीं पैदा ही हुए थे। जब तक समझ डेवलप हुई, शुरू में बाबा मंदिर में ले जाने लगे, पड़ोस में ही मंदिर था, पता नहीं कब का बनाया हुआ खानदान का ही, बताया गया कि ये शिव मंदिर है और वैसे वगैरह वगैरह वगैरह, और मेरे साथ चला करो। मुझे जहां तक याद है, मैं तो मिस्री के लालच में जाता था, मिस्री पहले मिलता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो आपका रूटीन में बन जाता है कि शाम को भाई मंदिर है तो आपको वो करना ही होगा, जो भी रिचुअल्स हैं। आ, और फिर धीरे धीरे वो आपके उसका पार्ट बन जाता है। फिर क्योंकि वही आपको मौका मिलता है पढ़ने लिखने का, वही चीजें आपको सुने सुनी सुनाई जाती हैं चारों तरफ। फिर आपकी तारीफ भी मिलती है कि अरे वाह, पूरा श्रोत्रम याद कर लिया आपने। तो खुद को तारीफ से आदमी का ईगो सेटिस्फाई होता है। हाँ, हमने शिव श्रोत्रम पूरा याद कर लिया, सुनाओ। अब बच्चा है 10-12 साल का, उसने सुना दिया कि भाई रावण के बाद बस फिर मुझे याद हुआ है। बड़ी तारीफ। वो और उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसको कभी कंपेयर करने का तो मौका ही नहीं मिला। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो कंपेयर करे, नॉलेज हो हर चीज की, और लास्ट में वो इसी को चुने, ये संभव है। बट फिर वो चुनना उसकी चॉइस कहलाएगी। उससे पहले अगर वो कह रहा है कि मुझे सिखाया गया है, जैसे मैं आमतौर पे क्लास में कहता हूँ कि मैं टेलीविजन लेने जाऊं, तो मैं ऐसे एक मल्टी ब्रांड वाले शोरूम में जाऊं क्रोमा, तोमा ऐसी जगहों पे, तो मैं कहूंगा यार टेलीविजन लेना है और बेस्ट टेलीविजन ही लेना है, सोनी दिखाओ। और मैंने चॉइस से सोनी टेलीविजन, सोनी ब्रांड का टेलीविजन घर पे ले आया, और ये मैंने कहा कि ये मेरी चॉइस थी। मुझे किसी ने ना तो फोर्स किया था और ना ही, ये मैंने अपनी चॉइस से लेके आया। मेरे पास सैमसंग भी था और भी ब्रांड थे, एलजी वेलजी सब था, बट मैं सोनी लेकर आया। और मुझे बहुत स्पष्ट रूप से लगता है कि मैंने इसको चुना है। क्या सच में मैंने चुना है? जरूरी नहीं है। मुझे इंड्यूस किया गया, लगातार मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जा रहे हैं। टीवी खोलता हूं तब मुझे पता चलता है कि जो सबसे अच्छी आवाज और पिक्चर क्वालिटी है वो सोनी टेलीविजन देता है। रेडियो सुनता हूँ, अखबार सुनता हूँ, लोगों से सुनता हूँ, और मेरी एक कॉन्शियस डेवलप हो गई है कि अच्छे टेलीविजन का मतलब सोनी। और जब मैं निर्णय ले रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मैंने निर्णय लिया है, जबकि वो निर्णय मुझे मेरे अंदर डाला गया था। और अब मुझे लगता है फाल्स कॉन्शियस से, तो ऐसा ये छोटे से लेकर बड़े हर जगह हो सकता है फाल्स कॉन्शियस। तो फाल्स कॉन्शियस को अगर लिखना हो 25 वर्ड्स में तो लिखेंगे, जो भी रेवोल्यूशन को रोकता है। और कैसे रोकता है? नॉलेज को ट्रू नॉलेज से हटा देता है हमें। और ट्रू नॉलेज कैसे होगा? रीजन और साइंटिफिक टेम्परामेंट से, तर्क और वैज्ञानिक मनोवृत्ति से। तो जो भी तर्क और मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति को रोकता है, वो आप देखेंगे रेवोल्यूशन को भी रोकेगा, और वो वास्तविकता को समझने नहीं देगा। वो सब कुछ फॉल्स कॉन्शियसनेस है। आयुष समझे? अब बता पाओगे? यस सर। तो लिख के तुम मुझे भेजना क्लास के बाद 25 वर्ड्स में इसको। ओके सर। नाउ एलिनेशन, अलगाव, बहुत ही डिफरेंट गजब की थ्योरी है। इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमेशा की तरह 2-3 पार्ट में तोड़ लेते हैं, तो पढ़ना पढ़ाना समझना समझाना आसान होगा। एलिनेशन होता कैसे है?
पहला और या इसके प्रकार देख लेते हैं, फिर एलिनेशन भी समझेंगे। एलिनेशन होगा पहली बात मेरे इंटरेस्ट या मेरी चॉइस। इंटरेस्ट में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। माई चॉइस या हिंदी में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा रुचि। रुचियों से, मेरी रुचियों से अलगाव। एलिनेशन फ्रॉम माई चॉइसेस, रुचियों से अलगाव, मेरी रुचि। अगला इसका टाइप हो सकता है डीह्यूमनाइजेशन। डीह्यूमनाइजेशन, मानवीयता से अलगाव। मानवीयता से अलगाव, मेरी रुचियों से अलगाव। एलिनेशन फ्रॉम माई चॉइसेस, डीह्यूमनाइजेशन, मानवीयता से अलगाव। और लास्ट है जो कि आपको जरूर यूज करना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई सलाह दें तो ज्यादा बड़ी सलाह ये दें कि जो एक्सप्लॉइट कर रहा है ना वो भी सुखी नहीं है, उसके भी हित में नहीं एक्सप्लॉइट करना। तो मैं तीसरा बना दे रहा हूं इसमें कि जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट अपने कैपिटल से भी अलगाव हो जाता है इसका। तो मैं इसको यहां छोटा करके लिख दे रहा हूं। तीसरा, पूंजीपति का अलगाव, कैप एलिनेशन फ्रॉम कैपिटल, पूंजी से अलगाव या पूंजीपति का, कैपिटलिस्ट, एलिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट, पूंजीपति का अलगाव। 3 चरण में हम इसको समझते हैं। ठीक है, लिख लिया, मिटा दें, आगे लिखना है मुझे। यस सर। तो हम पढ़ रहे हैं एलिनेशन, पहले समझते हैं कि एलिनेशन है क्या, फिर इसके देखेंगे क्या होता है इससे। कार्ल मार्क्स की पूरी थ्योरी इसी बात पर है कि जो कैपिटलिज्म है ये किसी तरह से भी नैतिक नहीं है, किसी को भी लाभ पहुंचाने वाला नहीं है। ये ठीक बात है कि मजदूर इससे परेशान है, डायरेक्ट देखा जाए तो, बट ये किसी के भी लाभ में नहीं है। जैसे जो सिस्टम है कैपिटलिज्म का, आपका मान लीजिए आपका, आप 10th में थे, मैं यूपी वालों की बात कर रहा हूं, 10th में थे, सारे सब्जेक्ट पढ़ने थे 10th तक। उसके बाद 11th में चुनना था कि आप साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं, या 3 तो थे ही, कुछ लोगों के और भी ऑप्शंस हो सकते हैं कुछ जगहों पर। तो मान लीजिए आपका चॉइस था कि यार मुझे हिंदी साहित्य बहुत पसंद आता है, कविता करना। एक एज होती है, आप टीन एज में होते हैं, संवेदनाएं प्रबल होती हैं, तो कुछ लोगों को कविता या लिटरेचर पसंद आ सकता है। लेकिन आपको सिखाया गया कि नहीं बेटा, घास काटोगे, कविता करने वालों को कुछ होता है क्या, साइंस पढ़ो, इंजीनियर बनो, इसमें नौकरी के चांसेस ज्यादा हैं। वरना नौकरी, आर्ट्स पढ़ के नौकरी, लिटरेचर पढ़ के नौकरी के चांसेस ना के बराबर है। तो आपने अपनी चॉइस की जगह पैसे को चुना, जो आपको आगे पैसे देगा। फिर ऐसे करते करते मान लीजिए आपने साइंस चुना और आपको लग रहा है कि यार केमिस्ट्री या फिजिक्स में क्या मजा है, या मान लो मैथमेटिक्स में क्या मजा है, किसी भी चीज में आपको मजा आ रहा है, बहुत रुचि हो रही है, बट समझाया जा रहा है कि नहीं नहीं यार, मैथमेटिक्स का एक लिमिटेड ही रोल है। अगर आपको आईआईटीज में एडमिशन लेना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और इन सब चीजों को भी पढ़ना पड़ेगा, आपकी रुचि हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। और आप लगातार रुचियों को पैसे के ऊपर, कैपिटल के ऊपर कुर्बान करते चले जाते हैं। बताओ ऐसा है या नहीं? जी। और आप जीवन में लगभग हर जगह डिसीजन यही लेते हैं, और उसमें अपने इंटरेस्ट को, अपने जिससे भी चीज से भी आपका प्रेम था, जिससे भी लगाव था,
जिससे भी आप एक अटैचमेंट महसूस करते थे, उसको इस बेस पे तोलते हैं कि इससे आपको पूंजी का, कैपिटल का, पैसे का लाभ किस रेशियो में है। और आप धीरे धीरे इस कैपिटलिज्म वाले स्ट्रक्चर में, क्योंकि बोलबाला ही कैपिटल का है, पैसे का है, और आखिरकार आप कैपिटल को चुनते हैं। और अगर आप नहीं चुनते तो समाज आपको बेवकूफ या आपको बहुत समझदार नहीं समझता, और आपको लगातार वो गिल्ट में डालने की कोशिश करता है कि अरे बेवकूफ, ये क्या किया तुमने, ये सब बातें तो किताबी हैं, असली चीज तो पैसा है, पैसा है तो सारे सुख हैं। तो आप रुचियों को दबाते चले जाते हैं, उस काम के प्रति आपको रुचि नहीं होती। तो लेट से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, मैं कोडिंग वोडिंग करता हूँ, क्यों करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है कोडिंग करने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मालूम था कि मैंने इसको चुना है इसलिए कि इसमें पैसे की संभावना ज्यादा है कंपेयर टू मैं कविता लिखूं, बांसुरी बजाऊं, तबला सीखूं, तबला बजाऊं, इसमें पैसा नहीं है। तो पैसा वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पैसे को ही अहमियत देता है, बाकी आपकी रुचियों को अहमियत नहीं देता। और आप लगातार अपनी रुचियों से एलिनेशन, अलगाव महसूस करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कोई जुड़ाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है उस काम से, कोडिंग करना में। आपका एक्चुअल में उससे लगा, अब कुछ समय तो किया भी आपने, क्योंकि उस समय ज्यादा आप एस्टेब्लिश नहीं थे, पैसे की इतनी जरूरत थी कि आपने किया। अब एक समय के बाद एक ठीक ठाक कंफर्ट पोजीशन में आ गए हैं आप, और काम आपको रुचिकर नहीं लग रहा, तो वो आपके लिए, वो आपको बोझ लग रहा है, क्योंकि बोझ लगेगा, ये रुचि थी नहीं, कभी रुचि नहीं थी कि कोडिंग करूं मैं। लेकिन आपको पैसे के लिए वो काम करना होगा, और इस तरह से आप अपने काम से अलगाव महसूस करेंगे। अलगाव का मतलब अटैचमेंट ना होना, और वो काम बोझ होगा, आप एक मशीन की तरह काम करेंगे। मानव मशीन बन गया, वो सुबह उठता है और मशीन की तरह ही फिर सो जाता है, अगले पूरे दिन के काम करके फिर सो जाता है रूटीन से, फिर मशीन की तरह एक मशीन है वो सुबह इसलिए नहीं उठता है कि इतने जोश से उठाए कि आज का की जो मुझे सुबह मिली है। बहुत लोग आज उठे नहीं होंगे, सोते रह गए होंगे रात में, पूरी दुनिया में देखा जाए तो बड़ी संख्या में लोग उठ नहीं पाए होंगे, बट मैं आज उठाऊं, इस स्फूर्ति से उठाऊं कि आज का दिन मैं अपनी रुचियों को प्राप्त करूंगा, इसलिए उठता ही नहीं है वो। तो आप देखेंगे उठने के बाद भी बिस्तर छोड़ना, ठंड वाला माइनस कर दें, ठंड में तो आलसी आलस अलग अलग बात है उठने के बाद भी चेतना आने में टाइम लगती है, क्योंकि स्फूर्ति है ही नहीं, वही बोझिल काम जिससे आप एलिनेट हो चुके हैं, बट अब करना है। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं, एलिनेशन, काम से एलिनेशन। जी सर। सर तो कोई भी रुचि के लिए काम नहीं कर रहा, पैसे के लिए कार्य करेगा। और जब ये होगा तो लगातार, अगर मैं अपनी ही संवेदना से लड़ रहा हूं ना, तो मैं कम संवेदनशील हो जाऊंगा। जब मैं अपनी संवेदना को दबा रहा हूं तो मैं, संवेदनशीलता मेरी कम होगी, और जब कम होगी तो वो दुनिया के लिए भी कम होगी, जब मेरे लिए ही कम है तो। आप देखें, कई लोगों को आपको चेहरे से लगेगा, फिर वही बात है कि क्लास में मैं सब कुछ डिस्कस कर लेता हूँ, कई लोगों के चेहरे से ही लगेगा कि वो कितने खिन्न हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे, बट बड़े खिन्न भाव से चेहरे से हैं। अब उन लोगों, वो लोग अगर आपसे आप अच्छी बात भी करें उनसे, तो मान लो थोड़ी देर वो ढोंग भी करें, पर वो ज्यादा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खिन्नता उनकी आंतरिक है, खुद से खिन्न है। तो जो आदमी खुद से दुखी है, वो दुनिया में कोई सुख थोड़ा बांट पाएगा। बोलो यस और नो। जी। तो आप उसको कितना भी प्रवचन दे लें, जब वो खुद से दुखी है तो जाहिर सी बात है वो दुखी बांटेगा। एक झिल्लाया हुआ आदमी, एक एक इस तरह से उलझा हुआ आदमी, वो खुद उलझा हुआ है और दुनिया को भी उलझा हुए तरह से ही देख रहा है। और वो, क्योंकि वो एलिनेट है, खुद से ही एलिनेट है, और अब वो जब पैसे कमाने वाला जंतु हो गया है, तो उसमें अपनी रुचियों को खत्म कर दिया है। दुनिया में जब तक रुचियां नहीं होंगी, दुनिया में सेंसिटिविटी नहीं होगी, संवेदनशीलता नहीं होगी। अगर मैं कोई किताब भी लिख रहा हूं, आज की तारीख में लिटरेचर, कौन से लिटरेचर बिक रहे हैं, क्या नाम है उसका, चेतन भगत,
और एक अमीश क्या नाम है जो वो लिखता है, आमिश आमिश त्रिपाठी। आमिश त्रिपाठी, वही लिटरेचर बिक रहा है। क्यों? मार्केट की डिमांड है, पैसा वहां से आ रहा है। अब अगर कोई चाहे, निराला पैदा होना चाहे और राम की शक्ति पूजा लिखे, या मुक्ति बोध पैदा हो और ब्रह्म राक्षस लिखना चाहे, और उसके दिमाग में यह है कि पैसा, भाई पैसा कमाना, क्योंकि पूरी सोसाइटी, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पैसा को ही जोड़ दे रही है, तो ब्रह्म राक्षस तो समझने में पसीने छूट जाएंगे, राम की शक्ति पूजा समझने में, यहां तो इंस्टेंट चाहिए, न्यूडल वाला चाहिए कि पढ़ा और बस मजा आ जाए, तो वही मार्केट में बिक रहा है। तो अगर कोई चाहे भी, निराला बनना चाहे, मुक्ति बोध बनना चाहे, या इस तरह के कुछ और लिखना चाहे, तो कैपिटल, उसमें पैसा है ही नहीं, भूखे मरेगा। तो एलिनेट है वो, जिस काम को कर रहा है अरुचि से, जाहिर सी बात है ना उसके लिए अच्छा है और ना ही पूरे विश्व के लिए अच्छा है, क्योंकि अच्छी चीजें निकल के ही नहीं आएंगी। मान लीजिए मुझे पढ़ाने में बहुत रुचि आती है, पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट क्या करे, एक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है किसी बच्चे को। यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है, दिमाग पे मशीन लगाया और पता कर लिया मशीन ने कि भाई हाँ ये यूपीएससी के, ये सिविल सर्वेंट होने के लायक है, और कहने का मतलब पढ़ाने का स्कोप खत्म। तो मुझ जैसे टीचर भूखे मरेंगे, क्योंकि जो काम जानते थे अब उसकी यूटिलिटी ही नहीं है, मतलब वो है ही नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो मान लो किसी ढाबे पर चाय की दुकान है कोई, वहां पर चाय का काम किया, भैया पेट तो चलाना ही है, 5,000 रुपए महीने चाय की दुकान पर काम कर रहे हैं। अब क्योंकि चाय बनाने में मेरी सैलरी वैलरी फिक्स है, काम यही है, और काम रुचि का है नहीं मेरा। काम तो रुचि का था कि मैं पढ़ाऊं, बट वो वाला तो, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में चीजें लगातार बदल रही हैं, जो कल रिलेवेंट थी आज नहीं है। कल को ऐसा हो सकता है कि बस आपको दिमाग पे मशीन लगाया जाए और मशीन बता दे कि हाँ ये लड़का या ये स्टूडेंट, ये लड़की बिल्कुल सिविल सर्वेंट के लायक है, बस ओके, कोई कोई एंट्रेंस टेस्ट और किसी समझ बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह आईआईटी वगैरह वगैरह हो। तो मान लो, अब देखो, एक दुकान अगर आपने कभी देखी हो ढाबे चाय वाय की, मैं उसकी कल्पना कर रहा हूँ, उसकी चाय बनाने में कोई रुचि का काम नहीं है, उसका पैसे के लिए कर रहा है। तो सुबह जो भगोना चढ़ाया है उसने, जो पत्ती डाली है चाय पत्ती, और डाली भी कैसे, अगर आपने ढाबे पे ऑब्जर्व किया हो, डालता नहीं है, फेंकता है पत्ती, धार से पत्ती फेंकी उसने चीनी फेंकी उस पैन में, और जो चढ़ा दी है वो सुबह ही जाके उतरेगी। वही चाय पत्ती जब तक अपना दम नहीं तोड़ देती, वही अदरक जब तक दम नहीं तोड़ देता, चाकू से खुरच खुरच के वही बार बार चला रहा होता है, क्योंकि उसके लिए कोई आनंद नहीं है उसमें। वो उसके लिए किस लिए काम कर रहा है, वो आनंद तो कहीं और था, पर वो अब उसमें पैसे नहीं है। अब वो किस लिए कर रहा है, वो कैपिटल के लिए, पैसे के लिए। अब जब रुचिहीन काम करेगा, अब वही, अब मैं जब खुद के लिए चाय बनाऊंगा, खुद के आनंद के लिए चाय बना रहा हूं, तब देखो बिल्कुल अलग होगा। मैं बार बार देखूंगा कि कलर आया कि नहीं आया, उतनी देर कलर, एक डिजायर कलर का इंतजार करूंगा, मैं चीनी की एक मात्रा सही रखूंगा, तमाम चीजें। और एक बार मैंने वो बना लिया तो दोबारा बनाऊंगा तो वो धुल के बनाऊंगा, क्योंकि मुझे उसमें आनंद है। जब मैं कोई आनंद से काम करता हूँ तो उसके अंदर एक क्रिएटिवनेस होती है। वही चाय जब ये ढाबे वाला बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो पैसे के लिए कर रहा है। तो आदमी उन कामों को करेगा जिसमें पैसा है, ना कि उसकी रुचि है। वो उन सब कामों से एलिनेट हो जाएगा, खुद से एलिनेट हो जाएगा। जब आदमी खुद से एलिनेट होगा, पैसा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वो दुनिया से भी एलिनेट हो जाएगा। अब मैं घर लौटूंगा तो पत्नी को भी मैं यही ऐसे ही देख रहा हूं, मैं अपनी कोई प्रेयसी की तरह नहीं देख रहा। मैं पत्नी को देख रहा हूँ कि यार मैं इसके लिए यूज की चीज हूँ, पैसे कमा के लाता हूँ, मेरी यूटिलिटी पैसे कमाने की है। मेरे में कोई मेरे और इनमें कोई आ, एक आत्मीयता का संबंध नहीं है। बच्चे को भी देख रहा हूँ कि मैं जब तक यूजफुल हूँ, और यूज का मतलब किस सेंस में, पैसा कमा रहा हूँ, तब तक मेरी बड़ी वैल्यू है। और जिस दिन भी मैं यूजलेस हुआ या यूजफुलनेस कम हुआ, मैं अलग कर दिया जाऊंगा।
तो मैं अपने आप को एक मशीन के तौर पे देख रहा हूं, ना मैं खुद से खुश हूं, ना मैं अपने तमाम रिश्तों से खुश हूं। दोस्ती भी मैं कर रहा हूं तो दोस्ती या तो मैं पैसे को देखते हुए कर रहा हूं, या मुझे दोस्त छोड़ रहे हैं पैसे की वजह से ही। तो सारे चीजों के केंद्र में क्या आ चुका है यहाँ पर? ना रिश्ते नाते रहे, ना प्रेम रहा, ना सौहार्द रहा, ना मित्रता कुछ भी नहीं रहा। क्या है? मैं एक मशीन हूं पैसे को कमाने वाली, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। यस और नो? जी। तो मुझे हर एक चीज से एलिनेट कर देगा, मेरे रिश्तों से भी एलिनेट कर देगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं देखता हूँ कि घर में जो बुजुर्ग हैं जिनकी यूटिलिटी खत्म हो गई है, उनकी इज्जत नहीं है। मैं देखता हूँ ऐसे समाज में और लोगों को देखता हूँ कि एक्चुअल में मेरे अपने अपने इसलिए हैं, या मेरा सम्मान इसलिए है क्योंकि मैं यूटिलिटी की चीज हूँ, मैं एक साधन हूँ। और मैंने आपको लगातार बताया है कि साधन बनना किसी को स्वीकार नहीं होता, लंबे समय तक स्वीकार नहीं होता, एलिनेट हो जाता है वो। तो मैं अपनी रुचि से जीऊंगा ही नहीं। तो कैपिटल की, पैसे की सबसे बड़ी गड़बड़ी कार्ल मार्क्स बता रहा है कि ये हमें हर एक तरह से क्या कर देता है? एलिनेट कर देता है। समय नहीं होगा मेरे पास, क्योंकि पैसा कमाना, मुझे लगातार पैसे कमाने हैं, ज्यादा से ज्यादा कमाने हैं, क्योंकि वही तो मेरा एक गोल है, पैसा कमाना। तो मेरे पास समय नहीं होगा। समय नहीं होगा तो आप अगर समय इन्वेस्ट नहीं करते तो मित्र भी नहीं बना पाएंगे आप देखें, गांव और शहरों में आमतौर पे, गांव में आमतौर पे ज्यादा समय होता है लोगों के पास, इधर उधर घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो सौहार्द का लेवल ज्यादा है, दूसरे को हम जानते हैं। शहर के मित्र देखो, अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं, 500 मकान है वहां पर, आप मान लो टावर नंबर लेट से 2 में रहते हैं, टावर नंबर 4 में कौन रहता है? आप किसी से पूछिए, कोई पूछे आपसे कि आप फलाना को जानते हैं? हम नहीं जानते। गांव में अगर 500 मकान भी होंगे तो आमतौर पे लोग एक दूसरे को जानते होंगे। यस और नो? मित्रता के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। मेरे ऑफिस फ्रेंड ज्यादा ज्यादा हो सकते हैं, चाय वाय पे हम उनसे बातें करते हैं, सिगरेट वगरेट पे बातें करते हैं, तो बातें भी बस लिमिटेड ही करते हैं, क्योंकि मालूम है कि ये कोई मित्रता नहीं है। उस दूसरी तरफ एक समाज हमने पहले देखा है जहां पर किसी के सुख दुख में हम शामिल होते थे, और कहने के लिए नहीं कि फोन पर पूछ लिया, कहने के लिए नहीं। कोई बीमार होता था तो उसके साथ जाके रहते थे, 2 दिन 3 दिन अस्पताल में रहते थे, या जहां भी हो वो, उसकी उसके सर्विस में रहते थे, और ऐसे ही वो रहता था। ऐसा भी समाज रहा है, ऐसा भी समय रहा है, कुछ समय पहले की ही बात है कि कोई बीमार हो गया है, कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, तो वहां पे अपना बोरिया बिस्तरा लेके चले गए 2 दिन, और उसकी सेवा में लगे रहे, और ऐसे ही वो भी करता है। ऐसा समाज सुना है, आप लोगों ने देखा है? जी। उसकी जगह पर अब एक केवल वही बात है, यूटिलिटी का, क्योंकि समय ही नहीं है। इस सब चीज के लिए समय चाहिए था, ठीक है। हालांकि इससे परेशान भी हो जाते थे कि पता चला कि 2 दिन के लिए आ ही गए हैं, और लेकिन वो एक आत्मीयता नहीं न बना पाता था, जो आत्मीयता लगातार खत्म हो गई है। तो लोगों की उदासी बढ़ गई है। आप देखेंगे जो नशे का जो प्रचलन है, वो जिस तरह के नशे की जरूरत है आज, वो इसलिए है कि एलिनेशन को वो भुलाने का तरीका है, बट वो भुलाया जा नहीं सकता, क्योंकि हमने तमाम रुचियों से अपने आप को निकाल लिया है। तो सर, निराला जैसे व्यक्ति को राम की शक्ति पूजा लिखने के लिए क्या छोड़ना होगा? रुचि या पैसा? पैसा। पैसा। मुक्ति बोध अगर ब्रह्म राक्षस लिख रहे हैं तो उनको पहले दिन से पता है कि इससे पैसा बनेगा नहीं। हाँ, वो इसलिए लिख रहे हैं कि वो उनको फुलफिल कर रहा है, और हो सकता है वो मासेस के लिए लिख ही नहीं रहे, उसमें से कुछ लोगों के समझ में आएगा, और वो जब भी पढ़ेंगे तो एक चाहे जितनी बार पढ़ें, वो 50वीं बार भी पढ़ेंगे तो एक अलग तरह के आनंद का महसूस करेंगे। बट जाहिर सी बात है, चेतन भगत पढ़ेंगे तो मासेस उसको समझ पाएगा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं समझने को। वही कुल मिला के इंद्रिय सुख और मतलब वही सारी बातें हैं जो तुरंत समझ में आ रही हैं, जो हम जिस लेवल पर हम जीते हैं, मतलब पशुता वाले लेवल पर हम तुरंत समझ सकते हैं। इंद्रिय चीजों की बातें हैं, उसमें कोई ऐसा गहरा रस है ही नहीं। आप आज इंटरनेट पे देखिएगा, ब्रह्म राक्षस पढ़ेंगे, इंटरनेट पे आप डालिएगा ब्रह्म राक्षस बाई मुक्ति बोध, तो सच में पसीने छूट जाएंगे उसको समझने में। बट आप जैसे जैसे समझते जाएंगे
वो 50 साल बाद भी एक नए तरह का रस लेकर आपके अंदर आएगा। हाँ बोलो। सर लेकिन जिन लोगों में, जैसे आप बोल रहे हैं सोसाइटी में एलिनेशन की फीलिंग है, ये बात तो सच है, पर उस फीलिंग के बीच में अगर कोई इन वैल्यूज को कंज्यूम करता भी है, अगर कोई इन वैल्यूज को मानता है, तो भी तो सस्टेन करना मुश्किल है, क्योंकि वो अपने सब तरफ तो ऐसे ही लोगों को गिरा पा रहा है हाँ तो यही तो जो कार्ल पैसों मार्क्स को ही कह रहा है। प्रायोरिटी दे रहे हैं। कार्ल मार्क्स यही तो कह रहा है कि जो पैसे की जो जरूरत हो, पैसे का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है हमने, उसी पे तो चोट कर रहा है वो। देखिए हम पैसा कंज्यूम नहीं करते, हम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। यस और नो बताओ। जी और इतने सारे लोग हैं, इनकी अलग अलग रुचियां होंगी। अगर वो रुचि को आगे बढ़ने दिया जाए तो सब चीजें अवेलेबल होंगी, क्योंकि कोई किसी की रुचि है, कोई किसी की रुचि है, कोई चीज किसी की रुचि है। पैसे की यहाँ पे कहीं बात है ही नहीं, तो चीजें अवेलेबल तो सबके लिए होंगी। और जो होंगी वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी की होंगी। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि जब कम्युनिज्म आएगा तो साइंस एक्सट्रीम में डेवलप हो चुका होगा। रीजन क्या होगा कि जिन लोगों को इनोवेशन में मजा आ रहा है वो इनोवेशन करेंगे। आज जो इनोवेशन भी हो रहा है ना, वो पैसे को देखते हुए हो रहा है, किस चीज में मैं मेहनत करूं जिससे ज्यादा पैसा मिलेगा। इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहा मैं। तो तमाम दवाइयां, तमाम टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद भी वो मार्केट में नहीं लाए जाते। वो सही समय का इंतजार किया जाता है उसके लिए, जब पैसा ज्यादा मिलेगा। आप समझ रहे हैं बात को? समझ रही हैं? जी तो ये कह रहा है, ये इसी स्ट्रक्चर पे तो चोट कर रहा है कि जो पैसा है, कैपिटल बेस्ड सोसाइटी है, कैपिटल बेस्ड जो पूरा सिस्टम है, ये हमें जो हमारे अंदर जो चीजें खो दे रहा है, जो जिसकी कीमत पे हम इसको पा रहे हैं, वो कीमत बहुत बड़ी है। अगर हम इकोनॉमी दृष्टि से देखें, कॉस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव देखें, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। मैं आपको ये भी समझाऊंगा, जो क्वेश्चन शुरू से पूछा जा रहा है कि मैं भ्रष्टाचार क्यों नहीं करूंगा प्रशासन में आने के बाद भी, इसका जवाब भी हमें इसमें खोजना है। मैं इसका जवाब एक बार दे दूं, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा क्वेश्चन, आप लोगों से इनवाइट करूंगा। तो पैसे कमाने का दबाव है, रुचि का दबाव नहीं है मेरे अंदर। ये बात मैंने अभी आपको समझाई। तो वही रुचि बचेगी जिससे पूंजी कमाई जा सके। पूंजीवाद ने, कैपिटलिज्म ने रुचि की संभावनाओं को समाप्त कर दिया है। जब मैं आपको कंक्लूज कर रहा हूं, इसलिए कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, लिखना चाहें लिखते भी रहें, कि अब रुचि, वही रुचि बची है, वही मेरा चॉइस बचा हुआ है, जिसमें मैं उन्हीं चॉइसेस को लेता हूं जिसमें कैपिटल कमाई जा सके। तो कैपिटलिज्म ने सभी तरह के चॉइसेस को, रुचियों की संभावनाओं को समाप्त कर दिया है। और यह एक सामाजिक दबाव है, एक सोशल प्रेशर है। जो पैसा सही से नहीं कमा पा रहा वो बेवकूफ है, एक सोशल प्रेशर है। और जब एक सोशल प्रेशर है जिसमें मेरी रुचि खत्म हो गई है, जब चयन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस खत्म हो गई है, और फ्रीडम ऑफ चॉइस मैंने आपको बताया था सबसे बेसिक एलिमेंट है। मनुष्य से मनुष्यता ही अलग हो जाएगी। जो सेकंड चॉइस, जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया था, डीह्यूमनाइजेशन। डीह्यूमनाइज क्यों हो रहा है? वस्तुओं के पास चॉइस नहीं होते। मनुष्य होने का मतलब क्या है? मेरे पास, मैं स्वतंत्र हूं, फ्रीडम तो ऑफ मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ फ्रीडम चॉइस ऑफ है। चॉइस। और ईश्वर ने हमें चॉइस दे के पैदा किया है। हम मर सकते हैं, जी सकते हैं, ये चॉइस है हमारी। हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, चॉइस है हमारी। बट इस सिस्टम क्या कर रहा है? हमारी चॉइस को खत्म कर रहा है। चॉइसलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तुएं होती हैं। चाकू का एक काम फिक्स है, काटना। मनुष्य का भी अब फिक्स कर दिया है सिस्टम ने, पैसा कमाना, पूंजी कमाना। तो मनुष्य से मनुष्यता अलग हो गई है, ह्यूमैनिटी अलग हो गई है, और मनुष्य केवल शरीर से मानव रह जाएगा। मनुष्यता समाप्त हो जाएगी पूंजीवाद में। क्या ये बात समझे आप लोग? जी तो अब मैं कुछ पॉइंट्स में कंक्लूजन आपको लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट लिखो, हम बेईमान क्यों नहीं होंगे, हम क्यों नहीं, हम करप्ट क्यों नहीं होंगे एडमिनिस्ट्रेशन में पावर आ जाने के बाद भी? तो आपको बताना होगा कि सर सबसे पहला रीजन है कि अगर मैं बेईमान होता हूं तो मैं क्या हो जाता हूं? डी ह्यूमनाइज। मैं मानव से नीचे उतर जाता हूं।
अमानवीयता आ जाती है मुझ में। क्या ये पॉइंट समझे? जी। कैसे डिह्यूमन कैसे हो जाता हूं बताओ, कोई भी, संजय बताओ, कैसे मानवीयता खत्म हो जाती है? ये बात समझ में आई? यस मैं सर। समझा रहा हूँ, इस आंसर आपको तैयार कर रहा हूँ। अंदर वैसे तो अंदर से आना चाहिए, बट कम से कम एग्जाम के लिए तो तैयार करा ही दें कि मैं बेईमान क्यों नहीं होऊंगा। तो मैंने कहा कि हमें दावा नहीं करना है, दावे तो कोई भी कर सकता है, हमें कोई क्लेम नहीं करना है कि नहीं सर आप मुझे लेके देखो हम बहुत ही नैतिक हैं, ऐसा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है इसका। आपको बताना होगा, अपना ही फायदा बताना होगा। बोले कि सर मनुष्य जो है, मनुष्य इसलिए है क्योंकि उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइसेस हैं, चयन करने की स्वतंत्रता है। और अगर मैं केवल पैसे कमाने, भ्रष्टाचार में करूंगा क्यों, पैसे के लिए तो करूंगा मोटे तौर पे, तो मैं अपने आप को अगर केवल पैसे कमाने की मशीन बना देता हूं तो मैंने अपने सारे चॉइसेस खत्म कर दिए हैं। अब मैं केवल एक चॉइस पकड़ रहा हूं, और एक चॉइस पकड़ना ऑब्जेक्टिफिकेशन है, वस्तुकरण है, मानवीयता नहीं है। बताओ समझ में बात आई? तो अगर मैं डिह्यूमनाइज होता हूं तो मैं अपने एसेंस का एक बड़ा हिस्सा खो देता हूं। तो इस लॉस पर सर मैं बेईमान होना पसंद नहीं करूंगा, पैसा कमाना पसंद नहीं करूंगा। अब इस बात में ज्यादा दम लग रही है कंपैरेटिवली इस बात में कि नहीं नहीं मैं ईमानदार हूं, मैं जानता हूं ईमानदार रहना चाहिए और मैं कसम खाता हूं वगैरह वगैरह। ज्यादा तार्किक नहीं लग रहा आपको? हम्म, बताओ। जी। मैं जी अपना ही फायदा देख रहा हूं कि सर मैं अपने अपने होने का, अपने एसेंस का, अपने सार का बड़ा हिस्सा खो दूंगा अगर मैं खाली पैसे के पीछे दौड़ता हूं। क्योंकि जितनी जरूरत है उतनी मुझे सैलरी मिलती है, मिलेगी, गवर्नमेंट हमेशा उसको रिवाइव भी करती है, उसको देखती भी है। और वो उस तरह से आकलन किया जाता है कि आपकी जरूरतें कभी कम ना पड़ जाएं। और उसके ऊपर अगर मैं मशीन, पैसे कमाने की मशीन बनता हूं तो मैं अपने एसेंस का एक बड़ा हिस्सा खो दूंगा। तो पहला पॉइंट क्लियर, डिह्यूमनाइजेशन क्लियर हो गया। मानवीयता से अलगाव, डिह्यूमनाइजेशन क्या है? एलिनेशन फ्रॉम ह्यूमैनिटी। दूसरा है सर, इसी का एक्सटेंशन है, मेरी चयन की आजादी खो जाती है। बेईमानी मेरे ऊपर दबाव डालती है, प्रेशर डालती है। और जितना हम बेईमान बनते जाते हैं उतनी हमारी चेतना केवल एक चयन करेगी, केवल एक चॉइस को पकड़ेगी। वो चॉइस कैसा क्या होगा? पैसा। वेल्थ क्रिएट करना। और हमने स्वयं ही अपने चयन की विकल्प को समाप्त कर लिया। हम अपने स्वयं ही खुद से ही अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस को समाप्त कर रहे हैं। जिसमें विकल्प समाप्त हो जाएं, जिसमें ऑप्शन समाप्त हो जाएं, चॉइसेस समाप्त हो जाएं, वो मनुष्य नहीं है। वो क्या है? लाइक वस्तु, मशीनरी, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। अतः इसका अलगाव हो गया तो मनुष्य का वस्तुकरण हो जाएगा। तो पहला आपने लिखा डिह्यूमनाइजेशन, दूसरा लिख लो ऑब्जेक्टिफिकेशन। अब मैं मनुष्य से ऑब्जेक्ट हो गया हूं, लाइक ए चाकू, चाकू का काम फिक्स है। तो दूसरा लिख लो ऑब्जेक्टिफिकेशन, वस्तुकरण। आप खाली पॉइंट में लिख रहे हैं, बाकी याद तो रहेगा ही, पूरी थ्योरी कितना लिखेंगे। जैसे मैंने बताया कि मनुष्य के काम भी अधिक फिक्स हो गए। चाकू का काम भी फिक्स है, काटना। मनुष्य का काम पैसा कमाना फिक्स हो गया। तो मैं फिक्स होते ही मनुष्य रहा ही कहाँ, फ्रीडम ऑफ चॉइस खोते ही मैं ऑब्जेक्ट हो गया हूँ, वस्तु हो गया हूँ। तो आपस में सब मिलते जुलते हैं, कोई बिल्कुल अलग अलग बात नहीं है। तो मैं इसको 3 कर दे रहा हूं, एक और इसमें लिख लो। सब में क्या हो रहा है? एलिनेशन हो रहा है। एलिनेशन से बचाने, मैं मैं अब मैं समरी बना रहा हूं तीनों चीजों की। पूछा जा रहा है कि आप ईमानदार, मैं ईमानदार क्यों रहूंगा? ताकि मैं डीह्यूमनाइजेशन से
होने से बच सकूं, ताकि मैं एलिनेशन होने से बच सकूं, ताकि मैं अपना ऑब्जेक्टिफिकेशन होने से अपने आप को बचा सकूं। ये 3 जवाब आप दे सकते हैं। हम हर थ्योरी में इन्हीं प्रश्नों का जवाब खोज रहे हैं कि मुझे क्यों ईमानदार रहना चाहिए, मुझे क्यों एथिकल रहना चाहिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। आप समझ रहे हैं, आप हवा के विरोध में खड़े हैं। ये कह देना या बन जाना, बेईमान बन जाना, धारा के तरफ बहती हुई धारा में बहना आसान की तरह है, उस तरह आसान है। ये कहना मैं ईमानदार रहूंगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये आप खाली मतलब ये क्लेम नहीं कर रहे, ये एक्चुअल में आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं आपको इन सब 3 चीजों के मैं कुल मिला के क्या बता रहा हूं, 3 चीजें बताई। इसमें मैं मोटे तौर पे बता रहा हूं कि अतः मैं संवेदनशीलता, हमारी संवेदनशीलता बची रहे, सेंसिटिवनेस बची रहे, तभी हम वस्तु नहीं बनेंगे। संवेदनशीलता तथा रुचियों का अलगाव नहीं होना चाहिए। सेंसिटिवनेस और मेरे इंटरेस्ट का एलिनेशन नहीं होना चाहिए, मेरे चॉइसेस का एलिनेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं सेंसिटिव नहीं हूं, खुद के लिए सेंसिटिव नहीं हूं, मैंने आपको समझाया, तो ये आप समझ लें ठीक से कि मैं किसी के लिए फिर सेंसिटिव नहीं हूं। मैंने आपको बताया, दुखी व्यक्ति से कोई संभावना नहीं है कि वो दुख के अलावा कुछ बांटेगा, कोई संभावना नहीं है। छोटी मोटी देर के लिए टिक भी जाए, वो ढोंग कर भी ले, उसकी अपनी सिखावन हो, सिखाया गया हो कि विनम्रता बना के रखनी चाहिए, वो विनम्रता टिकेगी नहीं, क्योंकि वो अंदर से सेंसिटिव नहीं है। और दुनिया अगर इनसेंसिटिव है, तो ऐसी दुनिया जरूर और जरूर ही पेनफुल ही होगी। बात समझ में आ गई? अब पूछो, कुछ पूछना है इसमें से तो। बोलो। सर इसमें क्वेश्चन मेरा ये है कि सर क्या ये मतलब इसको हम यूनिवर्सलाइज, मतलब जो आपने बताया कि भाई जो पूंजी है वो इन सब चीज़ों से अलग करती है हमें, बट सर हम अगर देखें तो पूंजी कभी कभी सर रुचियों को डेवलप भी करती है। और देखा जाए, फॉर एग्जांपल सर अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें या फिर रिसर्च की बात करें, तो इंडिया में जितने भी रिसर्च साइंटिस्ट हैं जो भी हैं, वो जैसे यूएस चले जाते हैं तो एक, हाँ। और काफी अच्छा काम करते हैं वो, तो कहीं ना कहीं वो पैसे के पीछे भी भागते हैं, और हाँ। सेकेंडली अपनी रुचियों को भी फॉलो करते हैं। मतलब एक तरीके से उन्हें एक एटमॉस्फेयर भी मिलता है वहाँ पर, जहाँ पे वो अपने आप को इवॉल्व भी करते हैं और डेवलप करते हैं। प्लस पूंजी भी है उसमें एक फैक्टर। और जैसे स्पोर्ट्स की बात करें तो जैसे स्पोर्ट्स में भी पूंजी जैसे आई, तो उसका भी एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ। जैसे कबड्डी ले लें या कुछ और स्पोर्ट्स ले लें जो पहले काफी खराब हालत में थे, तो कहीं ना कहीं सर ये पूंजी उसको, रुचियों को डेवलप भी करती होगी। ठीक है। या ऐसे पूरी तरीके से हमें एक आइडियल फॉर्म में देखना चाहिए हमें कि भाई पूंजी बिल्कुल ही एक तरीके से अछूत माना जाए उसको। ठीक है। ठीक है। इनके प्रश्न का कोई जवाब देना चाहे, दीजिए। हम्म कोई भी कोशिश करे। अरे, सर लेकिन अगर इंडिया के रेफरेंस में ज़्यादातर जगह हम देखते हैं तो जो मोस्टली प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे एस्टेब्लिश फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं। बाद में वो जब प्लेयर बन जाते हैं, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को, अपनी चॉइसेस को जिंदा रखा और किसी भी तरह स्ट्रगल करके जब वो वहां तक पहुंच जाते हैं, तब वो उन चीजों से मतलब पूंजी गेन करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं। देखो, कोई इनके प्रश्न का किसी के पास कोई जवाब देना चाहे, या इन्होंने आप सभी को लाजवाब कर दिया? सो बाकी इंटरेस्ट का तो होना ही, अगर बाहर की कंट्री की तरफ मूव करते हैं
तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट और अच्छा एटमॉस्फेयर जैसा इन्होंने कहा वो भी होता है, सिर्फ पूंजी की को ही लेकर तो नहीं करते हैं, क्योंकि देखो, हमारे यहाँ तो इतना ठीक है, स्कोप भी नहीं है। देखिए, हम एक्चुअल में जब हमारे दिमाग में केवल पूंजी होता है तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है। जैसे आप कोई भी एक चीज लें कि आपको इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, आप समीर खुद बताएं, आप कोई भी एक ऐसा इंटरेस्ट अगर जो बताना चाहें वो मुझे बताएं अपना, बताओ। जैसे राइटिंग है, पोएट्री राइटिंग राइटिंग है, वगैरह। राइटिंग है, लेखन है। लेखन पे तो मैं अभी बता ही चुका हूं। लेखन है तो अगर अपने आप स्वतः सुखाए के लिए, स्वांतः सुखाए जिसको बोलते हैं, खुद की सुख के लिए लिखते हैं, एक तो उसमें एक अलग तरह की क्वालिटी होगी। बट वो लिखने में अगर आप ये ध्यान रखते हैं कि मैं प्रोफेशन चुनूंगा लिखना क्योंकि मेरी रुचि का है, बट ये दबाव डालेगा समाज और पैसा दबाव डालेगा आप, क्योंकि आप वो ना लिखो जो आपको रुचि कर लिखता है। लिखा तो कुछ भी जा सकता है, आप वो लिखो जो अमीश त्रिपाठी लिखता है या चेतन भगत लिखता है। अब हो सकता है कि वो लिखना आपकी रुचि का है बट वो लिखना आपकी रुचि का नहीं है, बट फिर भी आप एक सामाजिक प्रेशर में आएंगे और अपनी क्रिएटिविटी को किस लेवल पर लेकर आएंगे, रुचि के लेवल पर या जो यूटिलिटी है उसके लेवल पर लेकर आएंगे, बताओ। सर अगर कोई चारा नहीं है तो फिर वही कॉमर्शियल एंगल ही आएगा। कॉमर्शियल एंगल आएगा। और ये आते ही आपने चुना था लेखना, लेखन अपने रुचि से, बट आप वो लिख नहीं पाएंगे जो आप लिखना चाहते हैं। आप देखेंगे तमाम और दबावों के अंतर्गत आप लिखेंगे। वो दबाव कुल मिला के मोटे तौर पर एक्सेप्टेंस का है, मार्केट में पैसे का है मोटे तौर पे, और भी कई नाम होंगे उसके, बट अंत में आप जाएंगे तो वो कुल मिला के वही बन जाएगा। आप वो लिखेंगे जिसको समाज स्वीकार कर ले। आप वो लिखने से बचेंगे जो स्टेट के खिलाफ हो, स्टेट पसंद नहीं कर रहा, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, लोगों में पॉपुलर नहीं होगा, वगैरह वगैरह। आप कुल मिला के वो लिखेंगे, मतलब आप कुल मिला के अपने रुचि के अनुसार नहीं लिखेंगे। तो केंद्र में अगर पूंजी है तो कभी भी रुचि बना के नहीं रख सकता। और कल को मान लो आपको लगा, मान लो आप सफल हो गए, जो भी लिखते हैं आप, मैं इसको और एक्सटेंड करता हूं, आपने बिल्कुल अपने मन का लिखा, रुचि का लिखा और बहुत पॉपुलर हो गया, तो अगली डिमांड समाज की तरफ से क्या होगी, वैसा ही आप फिर लिखें, वैसा ही। बट मान लीजिए आप, अब आप उसको, आप एक अलग ढंग से लिखना चाहते हैं, आपके ऊपर हमेशा प्रेशर होगा कि नहीं ये नहीं अपनाना, गड़बड़ हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वैज्ञानिक अगर प्रगति हो रही है तो कोई जरूरी नहीं है ये, और ये बिल्कुल असंभव है कि ये प्रगति क्योंकि पूंजी के केंद्र में हो रही है। अगर पूंजी हटा दिया जाता तो बहुत लोगों की रुचि ही है इनोवेशन में, और बहुत तरह के इनोवेशन होते, और वो परफेक्ट। देखो, हम जब रुचि से काम करते हैं ना, कोई और प्रेशर नहीं होता, हम पूरी क्रिएटिवनेस से काम करते हैं, तो वो क्रिएटिवनेस से क्या बनता है, वो काम चलाऊ बनता है या वो अपने आप में एक नायाब बनता है, बताओ। नायाब ही होगा अगर है ना, अपनी क्योंकि वो, क्रिएटिवनेस से। हाँ, आपने वो अपने आप में, वो कोई कोई और स्केल नहीं है, आपका अपना क्रिएटिवनेस है। जैसे ही आप कोई स्केल लगाते हैं, हम बच्चों को ड्राइंग भी करने को सिखाते हैं ना, तो विथ स्केल सिखाते हैं कि ये स्केल होगा तब मैं कहूंगा या कहूंगी कि अच्छी ड्राइंग है। उसके क्रिएटिवनेस को बाहर नहीं देते, क्योंकि वो जो स्केल है वो बताता है कि आपकी यूटिलिटी आगे होगी कि नहीं होगी। स्वांतः सुखाए जिसको मैंने बताया आपको, उसके लिए हम कोई भी काम नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते, और करना शुरू भी करते हैं तो अंत तक वो नहीं कर सकते। कल को आप चेंज करना चाहें, क्योंकि चॉइस तो चेंज हो सकती है, और आप सफल हैं उस क्षेत्र में, आप नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि, और इसी तरह इनोवेशन, मैंने कहा दुनिया में जितने इनोवेशन हैं उससे करोड़ों गुना और ज्यादा इनोवेशन हो सकते थे अलग अलग फील्ड में, अगर लोगों को रुचियों के अनुसार काम करने दिया जाता और इस तरह का प्रेशर नहीं होता। जितने भी आप वैरायटी देखते हैं किसी भी चीज में, वो किसी ने अपने स्वांतः सुखाय के लिए प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज में देखें आप,
बाद में वो पॉपुलर हो गया और बाद में लोगों ने ऑप्ट किया, उसको सीखा, उनके अंदर से नहीं आया, वो सीखा। तो एक आदमी पैसे कमाने के लिए जब बांसुरी बजा रहा है और एक आदमी स्वांतः सुखाई के लिए बजा रहा है, क्या आप कोई भी क्वालिटेटिव इसमें अंतर नहीं पाएंगे क्या? बताओ। एक नृत्य है जो खुद के लिए है और एक डांस जो है वो उसका पर्पस किसी स्केल पर ठीक आना है, स्केल के अनुसार करना है। दोनों में आप देखेंगे जमीन आसमान का अंतर होगा। बताओ यस और नो? जी। तो एक नृत्य है जो आप स्वतंत्रता सुखाई के लिए करते हैं, आप किसी भी ग्रामर को नहीं फॉलो करते, एक ही ग्रामर है आपके अंदर का सुख। एक बच्चा देखो जब थिरक रहा होता है वो किसी ग्रामर को फॉलो नहीं करता कि पहले राइट फिर लेफ्ट और फिर 30 डिग्री एंगल पे पैर घुमाऊंगा, और ऐसा कुछ नहीं कर रहा वो। उसके चेहरे का भाव देखिए, उसके आनंद का भाव देखिए। और दूसरी तरफ एक दूसरा एक कमर्शियल प्रोफेशनल डांसर देखिए, उसमें डांस है ही नहीं, उसके केंद्र में स्वांतः सुख की जगह क्या है? मैं स्केल पर फिट बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा, क्योंकि स्केल पे फिट बैठूंगा तभी मैं मार्केट में रेलिवेंट रहूंगा। बताओ राइट और रॉन्ग? जी। तो अगर लोग रुचियों से काम करते तो जो हमने समझा है कि यूएस चले जाते हैं और वो कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा इनोवेटिव, कहीं ज्यादा वैरायटी वाला और कहीं ज्यादा पूरी दुनिया को सेटिस्फेक्शन करने वाला होता, क्योंकि वो किसी के सेटिस्फेक्शन से निकला है। तो इसलिए वो दुनिया ज्यादा अच्छी होती। तो कैपिटलिज्म को इस तरह से वो चोट करता है कि उसने हमें एलिनेट कर दिया है, हर चीज से एलिनेट कर दिया है, और जो कीमत हमने दी है उसकी एवज में हमें कुछ मिला नहीं है दुनिया से। तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है अगर हम इकोनॉमिक टर्म में भी बात करें तो। बताओ। यस सर। और हम आप लोग जो आमतौर पे भारतीय हैं और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, या कोई हो सकता है कोई अपर मिडिल क्लास से भी हो, हम आप में से, हम सबके पास चॉइस होती ही नहीं है। कोई चॉइस नहीं होती, कोई चॉइस नहीं होती, सब कुछ ड्रिवन होता है, ऑलरेडी ड्रिवन ढंग से हम चल रहे होते हैं। उसको हम कंपेयर मैं कर रहा हूँ यूरोप से। मान लो देखो हमारे पास किस तरह से चॉइस नहीं है। आमतौर पे आप देखेंगे 1-1.5 साल का बच्चा होता है, यूरोप में उसको अपना एक रूम मिल जाता है। 3-4 साल की एज में तो उसके रूम में घुसने में भी माँ बाप नॉक करके घुसते हैं, उसकी प्राइवेसी का बड़ा ख्याल रखते हैं। ठीक है, उसकी चॉइसेस होती हैं कपड़े को लेकर, कलर को लेकर, कौन सी चॉइस ले गया, उसकी चॉइस का सम्मान होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अगर बच्चे हैं, कोई बच्चा है 6-7-8 साल का, 10 साल का, और उसने एक कपड़ा चुना सफेद कलर का, मान लो लेट्स से व्हाइट, कूट दिया जाएगा क्या भाई सफेद कपड़े रोज इतने गंदे करेगा, लाल ले, लाल, लाल जो है वो गंदा गंदगी छिपा जाएगा, 2-3 दिन गंदा भी रहेगा तो। अब हमें कपड़े तक लेने की चॉइस नहीं है। अब हुआ क्या, धीरे धीरे वो लाल जो हमें थोपा गया है वो मेरी चॉइस हो जाएगा, और मुझसे कल को भी पूछेगा कि बेटा बताओ सबसे फेवरेट कलर कौन है तुम्हारा, तो वो इंड्यूस्ड है लाल। तो हर हर जगह हमें चॉइस, हमें तो महीने 2 महीने में एक बार ठीक से हमारी धुलाई हो जाती थी, और धुलाई होने से क्या है, हर धुलाई में एक संस्कार इंड्यूस कर दिए जाते थे, उसको संस्कार बोला जाता है। और वो संस्कार इस ढंग से इंड्यूस होते थे इतनी धुलाई के बाद कि वो जीवन भर वो उसका असर, उस संस्कार हमारे अंदर रहता था। तो जब भी इंसर्ट करना हो एक प्रोग्राम जिसको कहा जा रहा है कि वो संस्कार है, तो वो धुलाई के साथ संस्कार इंस्टॉल कर दिया गया हमारे हमारे हार्डवेयर में। सर आप और हम, पॉसिबल नहीं है। हाँ मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ ठीक है। आप उनको अभी भी कितना भी इंड्यूस करो, वो हम्म, हाँ तो कर लेंगे, लेकिन ला के वो कपड़ा जो है वो किसी कोने में पड़ा रहेगा, उसको पहनेंगे नहीं, उनका तो अपना ही अब जो पसंद है। है चॉइसेस की तरफ हम आगे बढ़े हैं कंपैरेटिवली। पहले जो वेस्टर्न वर्ल्ड में माँ बाप और टीचर सब पे लागू था, अब हमने उसको आरटीई के थ्रू टीचर पे लागू किया है कि वो फिजिकली या मेंटली इस तरह से टॉर्चर बच्चों को नहीं करेगा। आप बच्चे को कस के ऐसे डांट नहीं सकते कि वो डर जाए।
अब पीटना तो खैर मतलब एक तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया है। तो ये जो चीज हम अब लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ परिवारों में आ भी रहा है ना, बट वो भी बहुत मोटे तौर पर आ रहा है। हम बहुत चीज इंड्यूस कर ही रहे हैं। हम बहुत सारे अपने वैल्यूज जो हमें ठीक लगता था और हमें भी ठीक वैसे ही लगता था जैसे कि मैंने आपको बताया, वही हम वैल्यूज इंड्यूस कर रहे हैं अपने बच्चों में भी। पहले थोड़ा सा हम ज्यादा करते थे और हमारा तरीका थोड़ा सा बड़ा ही डायरेक्ट था। अब हम कई बार इनडायरेक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन पहले की तुलना में काफी चीजें हम चॉइस की तरफ बढ़े हैं। पहली बात तो अब लोग ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कंपैरेटिवली। समय ज्यादा है अपने बच्चों के पास क्योंकि बच्चे ही कम है। पहले अब 5-6 बच्चे जिसको पालने हो, घर का उस माँ को तमाम काम भी करना हो, और उससे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो समझाए, वो आपको कन्विंस करे पहले किसी चीज के लिए। उनके पास कन्विंस करने का एक ही तरीका होता था। ठीक है, वो तरीका था क्या, पिटाई। बताओ। पिटाई। तो सुलाना भी है, दोपहर में गर्मी है बहुत ज्यादा, बच्चे उधर सर भागेंगे, दिन लू में लग तारे जाएगी। दिखाना। हाँ, क्या कह रहे हो सर वो अनुराग? एक ही सोल्यूशन था, दिन में तारे दिखाना। हाँ, अब दोपहर का समय है, लू का समय है, गर्मियों का, बच्चों को सुलाना है। तो अब हम देखते हैं बच्चे को कितना सम्मान दे के सुलाते हैं। आंखों में आंसू आ जाते हैं, बेटा सो जा, बेटा सो जा, ये आ जा, ऐसे कर ले, अब वैसे तो कर ले। बच्चों से तेज वॉइस में बात नहीं कर सकते, वो हमें फंडामेंटल राइट बताने लगते हैं। हमारे समय तक बहुत ही फिक्स तरीका था सुलाने का। एक दिया चाटा, रोते रोते सो गए। फिर 2-2.5 घंटे बाद ही उठे जब दोपहर खत्म हो गई। ये एक आम तरीका था। कुछ लोग हमारी पीढ़ी में भी लकी रहे होंगे, लेकिन मैं एक आम बात कह रहा हूँ। और वो हमेशा काम भी करता था। ऐसा नहीं कि वो बिना फेल होने वाला। दूसरी तरफ जब आप समझा रहे होते हैं, उनको कन्विंस कर रहे होते हैं, कहने का मतलब उसमें समय एनर्जी बहुत लगती है। और कई बार सफलता के चांसेस इसमें कंपेरेटिवली लोअर हैं। क्योंकि कन्विंस नहीं होगा, क्योंकि कन्विंस करने का मतलब आप तर्क दे रहे हैं। और जो आपने तर्क अब तक दिया है पीछे ना, उन्हीं तर्क का इस्तेमाल करके बच्चा आपको निरुत्तर करने की कोशिश करेगा, करेगा ही। क्योंकि तर्क का काम ही है, तर्क का काम है काटना। अब तो चाहे जितने प्रलोभन देके भी समझाओ ना, तो बच्चा सुनता रहेगा और बाद में पता है क्या कहेगा कि मुझे समझ में सब आ रहा है, अगर आपकी खुशी है तो मैं कर देती हूँ, हाँ, अदरवाइज तो, मुझे इसमें तो समझ में सब कुछ आ गया है। तो यही बात है, ये चॉइसेस हैं। तो हम चॉइसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम जितना चॉइस दे रहे हैं वो उतना ह्यूमनाइज हो रहा है। उसको डील करना चाहे मुश्किल लग रहा हो, बट वो इनह्यूमनाइज या डीह्यूमनाइज होने से बेहतर है। हम एक बेहतर दुनिया, एक ज्यादा संवेदनशील दुनिया, ज्यादा समझ वाली, ज्यादा चॉइस वाली दुनिया में की तरफ हम बढ़ पाएंगे अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो। और जाहिर सी बात है, एक मोड को छोड़ के दूसरे मोड में आने में थोड़ी तकलीफ होती है, लोगों को अनकंफर्टेबल होते हैं लोग, लेकिन यही तरीका है कि उनको कन्विंस किया जाए। इसके लिए पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता जो खुद इम्पेशेंट है, जो जो धैर्य से इसका खुद खुद लेना देना नहीं है, सिखा रहा है धैर्य वो, और खुद ही धैर्यशील नहीं है, वो नहीं कर सकेगा। तो अब इसमें किसी भी तरह की पेरेंटिंग, किसी भी तरह की टीचिंग, किसी भी तरह के उसमें सबसे जो बड़ा एलिमेंट डालना होगा लोगों के अंदर, वो लाना होगा धैर्य। सिखाने वाले के अंदर जो कोशिश कर रहा है सिखाने की, अगर पहले धैर्य ही नहीं था, गुरुजी सीधे वो मैथ का क्वेश्चन दोबारा पूछ लो, तो वो 2-4 गालियां फिक्स हैं, गधे हो और ये वगैरह वगैरह, उसके बाद तो फिर पीट देना मतलब आसान बात थी। और पूरे चांसेस है घर पे आके बता नहीं सकते, घर पे जाएंगे तो बताया तो और कुटेंगे। तो वो चॉइस, कुल मिला के हमें इनसेंसिटिव बनाता है। तो ये बात है। बात समझ में आई सबके? लेकिन हाँ, तो समझ में आ गई सर, लेकिन साइंटिफिक था ना पहले का तरीका। अब नहीं है, क्योंकि क्योंकि इस बच्चे को सुलाने के लिए बीपी कम होना जरूरी है उसका। उछलता कूदता रहेगा, सोएगा नहीं। और ऐसे ही वो तो दिमाग भी मैंने शहर में वो ज्यादा तो तेज काम करता है। वो तो मैंने बताया ही था कि अ, देखो, पीटना भी जो है ना, वो वही शॉक थेरेपी लेकर आता है जो आखिरकार जो हम लोग जो साइकोलॉजिस्ट अलग अलग सेशन में समझाते हैं। तो लेकिन वो वही बात है, अ, अब ये चलेगा नहीं। ठीक है, और चलना भी नहीं चाहिए। उसकी रीजन मैंने आपको बताया। मुझे तो हमेशा याद है, माँ हमेशा अभी भी कही देती है
कि क में ये नहीं लिख पाता था, है ना। मैंने आपको बताया कि एक बार काफी काफी लोग बैठे हुए थे और तारीफ कर रहे, एक आर्टिकल छपा था मेरा, है ना। तो काफी अच्छा, एक प्रेस्टिजियस वो है, द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें छपना लोग कहते हैं कि अच्छा होता है। तो छपा था तो लोग बातें कर रहे, तारीफ कर रहे थे। माँ सुन रही थी, माँ ने कहा कि ये आज तो लिख ले रहा है। ये स्लेट पे क नहीं लिख पाता था। क लिखते समय ये हमेशा कहता था कि स्लेट छोटी है, पूरा क नहीं आ रहा है उसमें। और उसके बाद जो है हमने एक वही थेरेपी दी, जिस थेरेपी में कान और आंख के नीचे हाथ जाता है, इसको चाटा कहते हैं। ठीक से ठीक जगह पे पड़े तो तारे दिखते हैं। वो तारे दिखे और क क्या, फिर क ख ग घ सब आ गया स्लेट पर, जबकि क के लिए स्लेट छोटा हो रहा था। तो काम करता है, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं करता, अब तक काम करता रहा है, बट अब हम कुछ दूसरे टेक्निक पे को ज्यादा बेहतर मान रहे हैं। ओके, ठीक है। यस यस सर। जी सर। और मुझे आज भी लगता है क लिखना सच में बहुत ही कठिन काम है। उस बच्चे के एज के हिसाब से सोचो, 3, 3.5, 4 साल का, बड़े ही नाटक है उसमें यार। डंडा खींचना है, खींच लिया, अब इधर पूरा गोल करना है, इधर आधा गोल करना है। ठीक है। तो उस लेवल पर देखें, 3, 3.5 साल के बच्चे के लिए एक स्लेट पे क लिखना, सही में स्लेट छोटी हो सकती है उसकी, जब तक कि उसको इस ढंग से कन्विंस ना कर दिया जाए जैसे किया जाता रहा है। उसके बाद क क्या, फिर वो कुछ भी लिख सकता है। तो ये बात है। खैर, आज हम एलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आप ठीक से समझ गए हैं तो वो कोर थ्योरी है पूरे मार्क्सिज्म की, और मैंने उसको जानबूझ के इस तरह से पढ़ाया है कि आप कह सकें कि ये किसी के हित में नहीं है, इवन कि मेरे हित में भी नहीं है कि मैं पूंजी की तरफ दौड़ूं, पूंजी का मैं भक्त बन जाऊं। अब हम नेक्स्ट जो सेशन होगा वो नियो मार्क्सिज्म का होगा। और नियो मार्क्सिज्म क्या है, इसमें कौन कौन लोग हैं, इनको बता के मैं आज की क्लास समाप्त करूंगा। बहुत सारे लोग हैं, मैं खाली कुछ नाम बता देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नियो मार्क्सिज्म पढ़ेंगे। तो नाम खाली लिख लो, हेडिंग डाल लो नियो मार्क्सिज्म। इसमें हम नाम लेंगे हैबर मास, स्पेलिंग यही लिखेंगे, हैबर मास। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, HABERMAS, हैबर मास। डन। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है इनको, बस खाली नाम जान लो। बाकी जितना मुझे पढ़ाना है, मैं अब जितना चाहिए पर्याप्त मैं पढ़ाऊंगा, जरा भी कंजूसी नहीं करूंगा। बस नाम सारे लिख लीजिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं ये। हर्बर्ट मर्क्यूज, HERBERT MARCUSE। मैं ऊपर वाला डिलीट कर दे रहा हूं ताकि और नाम लिख सकूं। सर रिपीट कर दीजिए। हर्बर्ट हर्बर्ट मर्क्यूज, MARCUSE। और बहुत बड़ा नाम है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगा। एरिक फ्रॉम। अब ये जर्मन नाम है, स्पेलिंग आपको ऐसे ही लिखना है, उच्चारण जो मैं कर रहा हूं वही करना है। एरिक, ARICH, नहीं सॉरी, ERICHFROMM, एरिक फ्रॉम। तो कौन कौन नाम लिखे बताओ जल्दी से। हैबरमास, हर्बर्ट मर्क्यूज और एरिक पॉम। हाँ, और एक और, क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद अपने आप को रोक पाना बड़ा मुश्किल है, एक नाम और लिए बिना आप पढ़ेंगे तो बस मजा ही आ जाएगा। एंटोनियो ग्रैम्सी, GRAMSCI, स्पेलिंग बिल्कुल यही लिखेंगे। इटालियन नेम है, इंग्लिश में नाम अलग है, इटालियन की स्पेलिंग वाले लिख रहे हैं हम। मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ पूरा, मैं लिखवा रहा हूँ आपको। एंटीनियो ग्रैम्सी, ANTONIO, एंटीनियो
ANTONIO, एंटीनियो ग्राम्सी, GRAMSCI, एंटीनियो ग्राम्सी। तो मैं मोटे तौर पे इन दो को डिटेल में पढ़ाऊंगा, एरिक फ्रॉम और एंटीनियो ग्राम्सी। इसी बेस पर आप नियो मार्क्सिज्म समझ पाएंगे और आप जरूर इसको पढ़कर आपको जरूर बहुत आनंद आएगा। ये लोग मतलब माइलस्टोन है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में। तो इस तरह से हम लोग मुश्किल से आधा एक घंटे की क्लास रह गई है या मैक्सिमम एक क्लास रह गई है, जिसमें मैं आपको कुछ लिखवा भी दूंगा मार्क्सिज्म पे, डिफरेंट आंसर लिखवा दूंगा 1 2 3, और फिर एरिक फ्रॉम और एंटीनियो ग्राम्सी के बारे में बताऊंगा, इनकी फिलॉसफी बताऊंगा। तो ये ग्रेट 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 फिलोसफर्स हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रीक फिलॉसफी और उसमें आने वाले एथिक्स। तो ग्रीक फिलोसफर्स में हम सबसे पहले सोक्रेटिस से शुरू करेंगे और फिर और दूसरे लोगों की बात करेंगे, और उनका हमें पूरी फिलॉसफी नहीं पढ़नी, हमें एथिक्स पढ़ना है इन फिलोसफर्स की। तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। कुछ भी पूछना है तो पूछिए।